देते हुए कहते हैं, रुद्र, 2 दिन बाद तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बहू इस पूजा में शामिल हो। तुम्हारी माँ की भी काफी तमन्ना थी अपनी बहू से मिलने की, पर अफसोस ये सपना सच होते हुए वो देख नहीं पाई। ये बोलते हुए आकाश की आंखों में नमी आ गई। वो आके कहते हैं, तुम अन्या को वापस ले आओ। हम सब के लिए नहीं तो अपनी माँ की इच्छा का मान रखने के लिए उसको वापस ले आओ, ताकि वो पूजा में शामिल हो सके और मेरी कौशल्या अपनी परछाई मेरी बहू जैसी बेटी में देखकर सुकून पा सके। उसके बिना ये घर अब घर नहीं लगता। ले आओ उसे वापस। इतना बोलकर आकाश जी बिना रुद्र की तरफ मुड़े वहां से चले गए। रुद्र तो स्तब्ध होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में भी पानी सा आ गया। पूरे 25 साल बाद उसके पिता ने आज उससे गुस्से और तैश में नहीं, बल्कि एक अपनेपन से कुछ कहा था, वो भी अन्या के लिए। जिस जज्बात के लिए वो बचपन में अपनी माँ के जाने के बाद तरसता था, वो आज कुछ पल उसे मिला भी तो यूं कि वो बयां नहीं कर पा रहा था। रुद्र ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी अपने पापा के मुंह से शिकायत और गुस्से के सिवा कुछ सुनेगा, पर अन्या की वजह से आज बाप बेटे के टकरार वाले रिश्ते में कुछ उम्मीद सी जागने लगी थी। वो अपने बहते जज्बात को काबू करने की लाख कोशिश कर ले, पर 25 साल के इंतजार की वजह से वो अपने जज्बात नहीं रोक पा रहा था। कुछ पल में रुद्र खुद को संभाल कर नीचे आता है। नीचे का माहौल देखकर उसे काफी बुरा लगता है। सारे लोग नीचे जमीन पर अस्त व्यस्त सोए थे और दिग्विजय भी सोफे पर लेटे सो रहे थे। उसे ये सब देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो धीरे से अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देता है, फिर दिग्विजय जी के पास आकर उनकी आंखों का चश्मा हटाते हुए उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और जाते जाते उनके पैरों को अपने हाथों से स्पर्श करके अपने सीने से लगा लेता है और रेहान के माथे पर अपना हाथ फेरता है। हाथों के गर्म स्पर्श से वो नींद में ही कुनमुनाते हुए बिल्कुल छोटे बच्चे की जैसे कहता है, भाभी, भाभी को वापस ले आओ भाई, अपनी मनमानी अब नहीं चलेगी। भाभी अच्छी है भाई, भाभी। उसकी बात सुनकर रुद्र हल्का मुस्कुरा देता है। रेहान भले ही कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन रुद्र ने उसे एक छोटे बच्चे जैसा पाला था। वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को हर जहां से लड़कर पूरी करता है। बिना उसके कहे हर मुमकिन कोशिश किया करता था। वो भी सबके चेहरे एक बार देखकर उठता है और बाहर चला जाता है। बाहर जियान उसका वेट कर रहा था। रुद्र को आते देख जियान जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो जाता है। रुद्र एक नजर उसे घूरकर चुपचाप कार में बैठ जाता है। उसके घूरने पर जियान की आंखें खुद ब खुद नीचे हो जाती हैं। फिर वो भी जल्दी से ड्राइवर सीट के बगल में बैठकर ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। चौहान मेंशन से एक साथ 5 कार निकलती हैं। एक में रुद्र होता है और बाकियों में उसके बॉडीगार्ड्स। कुछ घंटों के लंबे सफर के बाद उसकी कार एक छोटे से घर के आगे रुकती है। जियान सबसे पहले उतरकर सारे बॉडीगार्ड्स को उतरने का इशारा करता है। एक बार सब चेक करके जियान रुद्र की तरफ दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने का इशारा करता है। रुद्र भी बाहर आकर एक नजर उस छोटे से घर को देखकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजे के पास आते ही जियान आगे बढ़कर उस दरवाजे का बेल बजाता है। काफी देर तक बेल बजने के बाद दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर खड़ा शख्स अपने सामने 4-5 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड के साथ रुद्र को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर डर से पसीना आ जाता है और जो उसकी आंखों में बची कुची नींद थी वो भी अब डर से गायब हो जाती है। जियान काफी अदब से उस सामने खड़े आदमी से कहता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जियान की बात सुनकर उस आदमी को होश सा आता है। वो एक नजर रुद्र को देखकर काफी धीरे से हाँ में सर हिलाता है और काफी इज्जत से कहता है, दामाद जी, आप इस वक्त आइए, अंदर आइए। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि केवेंद्र जी थे, जो आधी रात को रुद्र को खुद के दरवाजे पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। रुद्र बिना किसी भाव के अन्या के उस छोटे से घर में जाता है। केवेंद्र जी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन काफी खूबसूरत और सलीके से सजाया हुआ था। उनका घर एक मंजिल का था। नीचे छोटे से हॉल के साथ 4 कमरे थे और ऊपर एक छोटा कमरा और छत थे। सारिका जी की भी नींद टूट चुकी थी। वो भी हॉल में खड़ी होकर ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इतनी रात को उनके घर में कौन आया है। जैसे ही उनकी नजर रुद्र पर पड़ती है, जो 4-5 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ रहा था, वो और भी ज्यादा हैरान परेशान हो जाती हैं।
केवेंद्र जी जल्दी से आगे बढ़कर रुद्र को हॉल में लगे सोफे पर काफी इज्जत से बैठने को कहते हैं। रुद्र भी आराम से बैठ जाता है और अपनी पैनी नजरों से घर का जायजा लेने लगता है। उनके बॉडीगार्ड उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। केवेंद्र जी का घर छोटा था, इसीलिए वो 4-5 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स की वजह से घर काफी भरा भरा लग रहा था। साथ ही उनके बिना एक्सप्रेशन के डरावने भाव देखकर केवेंद्र और सारिका के चेहरे पर डर से मानो पसीना छूटने लगा था। उनके लिए ये सब काफी अजीब और नया नया सा था। उनकी तो कुछ कहने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। केवेंद्र जी जल्दी से सारिका से अन्या को बुलाने के लिए इशारा करते हैं। सारिका हाँ में सर हिलाते हुए हॉल के साइड में बने 2 कमरों में से एक बंद कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। कुछ ही देर में नींद में अलसाई हुई अन्या दरवाजा खोलकर अपनी आंखों को मसलते हुए झल्लाई टोन में कहती है, क्या हुआ माँ? अब आधी रात को कौन से सवाल ने आपकी नींद उड़ा दी जो आप मेरी नींद में खलल डालने आई हो? उसकी बात सुनकर सारिका झट से उसके कंधे पर हाथ रखकर घबराई टोन में कहती है, अरे लाडो, सवाल ने नहीं, दामाद जी ने। मेरा मतलब है कि दामाद जी यहाँ आए हैं। ये सुनकर तो अन्या की आंखें चौड़ी हो गई। वो चौंकते हुए कहती है, क्या वो इस वक्त? सारिका जल्दबाजी में हाँ में सर हिलाती है। अन्या को तो अपनी माँ की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो झट से अपनी आंखें खोलकर उनके पीछे देखती है। रुद्र शांति से सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। साथ ही जियान और 4-5 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स भी उसके आसपास खड़े थे। ये देखते हुए जल्दी से उसकी नजर अपने पिता पर जाती है, जो कुछ दूर खड़े उन सबको ही देख रहे थे। केवेंद्र जी के चेहरे के भाव काफी परेशान से लग रहे थे। वो काफी डरे सहमे उन सबको देख रहे थे। दरअसल पिछली बार रुद्र की अन्या के पेरेंट्स से मुलाकात कुछ इस कदर हुई कि उन्होंने रुद्र का गुस्सा देख लिया और साथ ही उसकी पावर भी देखी थी। केवेंद्र जी मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, इसीलिए ऐसे बॉडीगार्ड्स को देखने की उन्हें कभी आदत नहीं थी। अन्या ने जब अपने माँ बाप को ऐसे घबराए हुए देखा तो उसे रुद्र पर काफी गुस्सा आने लगा। आखिर वो उसके माँ बाप को ऐसे कैसे डरा सकता है? ये देखकर वो गुस्से में दिल मिलाते हुए जल्दी से अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है और जियान के सामने खड़ी होकर उसे घूरते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जियान, ये मेरा घर है, कोई टेररिस्ट का अड्डा नहीं जो तुम अपनी बॉस की सेफ्टी के लिए इतने सारे मुश्तंडे लेकर आए हो। अभी के अभी निकालो इन्हें मेरे घर से। मुझे फिजूल के लोग अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। जियान अपनी लेडी बॉस का गुस्सा देखकर जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए उन सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने का इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड भी अन्या के सामने सिर झुकाकर बाहर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं हॉल में खड़े केवेंद्र और सारिका ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अपनी भोली सी बेटी का ये लेडी बॉस वाला ऑरा देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता है, क्योंकि सच में उस वक्त वो मासूम सी बेटी उनकी अन्या लग ही नहीं रही थी। और जब सबको उसे रिस्पेक्ट देते हुए देखा तो उन्हें मन ही मन काफी अच्छा भी लगा। वहीं रुद्र बस एक टक अन्या को देख रहा था। उन्हें अलग हुए सिर्फ 24 घंटे ही हुए थे, लेकिन ये घंटों की दूरी उसे जन्मों के बराबर लग रही थी। वो बस अन्या को देखने में खो सा गया था। वो काले रंग का पटियाला सूट उसके गोरे बदन पर काफी खिल रहा था और साथ ही उसके लंबे खुले लहराते बाल उसकी खूबसूरती में एक अलग ही रंग बिखेर रहे थे। उसका चेहरा तो गुस्से में भी रुद्र के दिल में हलचल मचा रहा था। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि जियान को डांटते वक्त रुद्र उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठा। सारे बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद अन्या गुस्से में रुद्र की तरफ बढ़कर उसे घूरते हुए कहती है, और आप यहाँ क्यों आ? वो इसके आगे कुछ कहती कि उसे रियलाइज होता है कि उसके माँ बाप अब भी वहीं मौजूद है, जो उसकी बात सुनकर कुछ कंफ्यूज से उसे देख रहे हैं। अन्या उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी और ना ही अपने रिश्ते की सच्चाई बताकर उन्हें तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करके रुद्र का हाथ पकड़ धीरे से उसे उठाते हुए कहती है, आप आइए मेरे साथ। इतना बोलकर वो रुद्र का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगती है। वहीं रुद्र जो कब से अन्या को देख रहा था, जब अन्या ने उसका हाथ पकड़ा तो वो अपने उस हाथ को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे सच में अन्या का खुद पर हक जताना काफी अच्छा लग रहा था। अन्या जैसे ही रुद्र को अपने कमरे में लेकर आती है कि तभी रुद्र खुद पर और काबू न रखते हुए झटके से दरवाजा बंद करके उसको साइड की दीवार से लगा देता है, फिर अपनी बाहों में भरते हुए सीने से लगा लेता है। अन्या तो एक पल के लिए सुन्नी ही पड़ जाती है, पर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो रुद्र की बाहों में है, वो कशमशाने लगती है। फिर रुद्र को खुद से अलग करते हुए कहती है कि क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे,
क्या कर रहे हैं आप? रुद्र उसका छटपटाना देखकर उसे छोड़ देता है। कमरे में बस छोटे से लैम्प की रोशनी बिखरी हुई थी, जिसमें चांद की तरह चमक रहे अन्या के चेहरे को प्यार से छूकर काफी प्यार से कहता है, अपनी पत्नी को गले लगा रहा हूँ। ये बदतमीजी कहाँ से हुई? रुद्र के मुंह से पत्नी शब्द सुनकर अन्या को अब काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसको घूर कर एक तंज भरी हंसी के साथ कहती है, रियली याद आ गया आपको कि मैं आपकी पत्नी हूँ? पर अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ कि आप मेरे कुछ लगते हैं। अन्या की बातों में रुद्र को खुद के लिए काफी ज्यादा नाराजगी महसूस हो रही थी। वो जानता था कि इस बार ये उसके खुद के उलझाए रिश्ते इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाले, लेकिन वो भी रुद्र राय चौहान था। हार न मानना उसकी फितरत थी। अन्या उसे खामोश देखकर आगे कहती है, वैसे आप यहाँ आए क्यों हैं? ये कोई वक्त होता है किसी के घर पर आने का? रुद्र उसकी बात सुनकर उसकी तरफ झुकते हुए आंखों में काफी कशिश भरी आवाज में कहता है, अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए आया हूँ। अन्या उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, और आपको लगता है इतना आसान है? आपके इतना सब कुछ कहने के बाद भी मैं आपके साथ घर चलूंगी? रुद्र कैसे मनाएगा अपनी रूठी हुई अन्या को? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र उसकी बात सुनकर रुद्र अन्या के घर में। रुद्र और आकाश जी दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े थे। आकाश जी अपनी हिचकिचाती जुबान को हौसला देते हुए कहते हैं, रुद्र 2 दिन बाद तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बहू आज भी उसके न्यूज से उसे देख रहे हैं। थी कि जियान को डांटते वक्त वो इस तमाशा नहीं चाहती थी और ना ही अपने रिश्ते की सच्चाई बताकर मिलाती है। फिर उनके साथ घर करके केवेंद्र जी कुछ पल बाद अन्या को खुद से अलग करके उसके बहते आंसू पोंछकर एक स्माइल देते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना लाडो। ये सुनकर अन्या हाँ में सर हिलाती है। फिर उनके साथ घर के बाहर आती है। घर के बाहर 5 कार एक लाइन से खड़ी थी और घर के दरवाजे के सामने वाली कार के पास रुद्र उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को काफी प्यार से छूता है। फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ उठाते हुए कहता है, माय डियर वाइफी, अगर नहीं चलोगी तो उठा कर ले जाऊंगा, वो भी हक से अपने सास ससुर के सामने, और तुम क्या, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर अन्या अपना हाथ बांधकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? रुद्र मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से काफी प्यार से हटाते हुए कहता है, धमकी नहीं वाइफी, ये रुद्र राय चौहान का स्टाइल है। धमकी तो ये होती कि मैं जाकर अपने पूज्य सास ससुर जी से बात करता, उन्हें ये कहता कि उनकी बेटी काफी नखरे दिखा रही है आपके दामाद के साथ घर जाने में। ये सुनकर अन्या के चेहरे के भाव ही बदल गए। वो सोचते हुए कहती है, इस आदमी का सच में कोई भरोसा नहीं, कहीं इसने सच में कुछ उल्टा सीधा मम्मी पापा के सामने कह दिया तो वो खामखा परेशान हो जाएंगे, और मम्मी पापा को तो वैसे भी मेरे यहाँ अचानक आने पर शक है, ऐसे तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा, फिर तो दुनिया जहान की टेंशन लेकर बैठ जाएंगी। सुबह से ही वो मुझसे कितने सवाल पूछ चुके हैं और कितनी मुश्किल से मैं उन सारे सवालों से बची हूँ ये मैं ही जानती हूँ। उन्हें तो हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती है और अब ये उस चिंता की आग में हवा डाल देंगे। अन्या को अपनी सोच में ही कहीं हुकुम और उसके चेहरे के भाव बदलते देखकर रुद्र मुस्कुराते हुए उसकी कमर को कसकर होल्ड करके अपने पास लाते हुए कहता है, डोंट वरी वाइफी, तुम्हें प्रॉब्लम देने थोड़ी आया हूँ और ना ही अपने सास ससुर को तंग करने आया हूँ, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। इसलिए अच्छी वाइफी की तरह 5 मिनट में बाहर आ जाना और बिना कोई शिकायत के मेरे साथ घर चलना। इतना बोलकर वो उसे छोड़ देता है और एक शरारत भरी मुस्कान से उसे देखता है। उसके इस तरह देखने से अन्या को अब काफी चिढ़न होने लगी थी। रुद्र मुस्कुराते हुए जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है कि अन्या उसे घूरते हुए अपने हाथ बांध कर कहती है, आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे अपने बेबुनियाद इल्जाम और बदसलूकी के लिए अपॉलॉजी मांगनी चाहिए? अपॉलॉजी शब्द सुनकर रुद्र के तो कान ही खड़े हो गए। उसने जैसे ही अन्या के मुंह से अपॉलॉजी सुना तो उसके जाते हुए कदम रुक से गए और साथ ही उसके कान भी खड़े हो गए। वो मुड़कर अन्या को देखता है जो काफी एटीट्यूड में गुस्सा लिए उसे घूर रही थी। रुद्र कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में कहता है, अपॉलॉजी,
अन्या भी अपनी एक आईब्रो को उचकाते हुए उसे गुस्से के साथ देख रही थी। रुद्र कुछ सोचकर अपनी आंखों में शरारत लिए अन्या के करीब आता है और झट से अपने एक हाथ में उसकी कमर थामकर उसे खुद के करीब कर लेता है। फिर अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रखकर उसका चेहरा कुछ उठाता है। फिर खुद नीचे झुककर अन्या के सुर्ख गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे चूमना शुरू कर देता है। अन्या शॉक ही रह जाती है। उसका दिमाग मानो रुद्र के किस से ब्लैंक ही हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र अपॉलॉजी की जगह कुछ ऐसा करेगा। रुद्र उसे काफी सॉफ्टली चूमते हुए अपनी आंखें बंद करके उस किस को महसूस कर रहा था। कितना प्यारा एहसास था ये जो उसे इस वक्त महसूस हो रहा था, मानो उसकी दुनिया की हर चाह बस अन्या के होंठों पर आकर खत्म हो रही हो। उसे तो ये तक नहीं पता था कि कब उसकी सॉफ्ट किस इंटेंस और पैशन से भर गई। अन्या तो उसकी बाहों में कशमसाने लगी थी और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे खुद किस करने से रोकने के लिए मशक्कत कर रही थी, लेकिन रुद्र तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हर बार रुद्र की इस चाहत के आगे हार सी जाती थी। कुछ पल में रुद्र अन्या के होंठों को छोड़कर उसकी तरफ देखने लगता है, जो अब काफी नाराज लग रही थी। अन्या गुस्से में उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं, दूर रहिए मुझसे। रुद्र अपने हाथों से उसके गालों को होल्ड करके प्यार से उसके होंठों को छूकर उसकी तरफ झुकते हुए शरारत से कहता है, तुमने तो कहा अपॉलॉजी के लिए, तो ये अपॉलॉजी है। अन्या उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा करने को कब कहा। उसने तो अपॉलॉजी के लिए कहा था। जब उसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या, तो वो रुद्र को अजीब नजरों से घूरते हुए कहती है, ये कौन सी अपॉलॉजी। रुद्र उसकी आंखों में झांकते हुए अपने दोनों आईब्रो उठाकर काफी स्टाइल से कहता है, ये रुद्र राय चौहान स्टाइल अपॉलॉजी है वाइफी, स्पेशली एंड ओनली मिसेस रुद्र राय चौहान के लिए। ये सुनकर अन्या का दिल एक पल के लिए धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसे रुद्र की बदसलूकी याद आती है। उसके वो दर्द भरे इल्जाम याद आते हैं। अब मानो उसका गुस्सा फूटने के कगार पर आ गया। ये देखकर रुद्र उसकी फूली हुई नाक को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहता है, हो वाइफी, गुस्सा नहीं करते। देखो, अगर तुम यहाँ चिल्लाओगी तो बाहर खड़े मेरे सास ससुर जी को टेंशन होगी, और उन्हें टेंशन होगी तो उन्हें तुम्हारी फिक्र होगी। ये अच्छी बात थोड़ी ना है। एक काम करो, तुम मेरे साथ शांति से घर चलो। फिर आंखों में शरारत लिए कहता है, बाकी की अपॉलॉजी मैं घर पर दूंगा, हमारे कमरे में, बिल्कुल आराम से, अकेले में। ओके, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से जल्दी से बाहर निकल जाता है, और वहीं अन्या अपने आप में खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसे सच में इस वक्त रुद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था। अगर उसके पेरेंट्स का सवाल नहीं होता तो वो कभी उसकी मनमानी नहीं झेलती और ना उसके साथ जाती। अन्या कुछ सोचते हुए अफसोस में अपने कमरे के वॉशरूम में चली जाती है। वहीं केवेंद्र और सारिका काफी परेशान से सोफे पर बैठे अन्या और रुद्र के बाहर आने का वेट कर रही थी। सारिका तो बार बार दरवाजे को ही ताक रही थी। उनके जहन में मानो सवालों की झड़ी लग गई थी। अन्या का यूं अकेले सुबह सुबह आना और फिर लाख सवाल पूछने पर भी चुप रहना और बात टालना, फिर आधी रात को रुद्र का इस कदर घर आना और अन्या का बिना कुछ कहे रुद्र को कमरे में ले जाना, ये सारे सवाल सारिका की सांसें थामे हुए थे। वो बार बार अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। केवेंद्र जी उन्हें ऐसे चिंता करते देख धीरे से अपने हाथ को उनके हाथ में रखकर उन्हें आंखों से हौसला देते हैं कि सब ठीक है। वो भी लाचारी में केवेंद्र जी को देखती हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज सुनकर केवेंद्र और सारिका एक साथ अपनी जगह से खड़े होते हुए उस ओर देखते हैं। कमरे से रुद्र अपने चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान लिए बाहर आता है। हॉल में आते ही रुद्र की नजर केवेंद्र और सारिका के चिंता भरे चेहरे पर जाती है, जिसे देखकर रुद्र कुछ सोचते हुए उनकी तरफ बढ़ जाता है और काफी शांत स्वर में अपनी रौबदार आवाज में कहता है, वो मैं यहाँ अन्या को वापस ले जाने आया हूँ। सॉरी, मैं इतनी रात को बिना बताए अचानक आ गया, पर जरूरी था। मैं अन्या का बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना बोलकर रुद्र जाने को कहता है कि कुछ सोचकर रुककर वापस उन्हें एक नजर देखता है और अचानक ही झुककर उनके पैर छूता है। केवेंद्र और सारिका जी रुद्र के अचानक पैर छूने पर काफी सकपका गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिस्पॉन्स करें। उन्होंने कभी भी इस चीज को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। केवेंद्र जी जल्दी से अपना हाथ बढ़ाते हैं और रुद्र को आशीर्वाद देते हुए काफी इज्जत से कहते हैं, खुश रहें दामाद जी, आप बाहर क्यों,
यही अन्या का इंतजार करें। रुद्र ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर इतना बोलकर वह बाहर चला जाता है। जियान भी उसके पीछे चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद सारिका जी जल्दी से अन्या के कमरे में जाती हैं। कमरे में अन्या गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपना जरूरी सामान पैक करने में लगी थी। सारिका जी जल्दी से कमरे में आते हुए अन्या को देखकर कहती हैं, लाडो क्या बात है? दामाद जी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन अचानक। सब ठीक है ना? तू तो सुबह ही आई थी और अब जा रही है। अन्या अपनी माँ की बात सुनकर उनकी तरफ देखती है। वो जानती थी कि उसकी माँ के सवाल जब तक खत्म नहीं होंगे उन्हें शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए वो झट से उनके पास आकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मजबूती से कसते हुए भरोसे के साथ उन्हें समझाते हुए कहती है, माँ सब ठीक है, आप बेवजह टेंशन नहीं रही हो। मैंने बताया था ना कि डैड का फोन आया था और वो माँ की पुण्यतिथि की पूजा के बारे में बोल रहे थे। उसी के सिलसिले में ये मुझे अचानक ही लेने आए हैं। और सॉरी वो इतनी रात को आ गए। एक्चुअली वो ऑफिस के काम की वजह से बिजी रहे होंगे। सॉरी, इनकी वजह से आपकी और पापा की नींद खराब हो गई। मेरा फोन भी बंद था, जिसकी वजह से ये मुझे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। ये सुनकर सारिका जी को कुछ तसल्ली होती है। अन्या जल्दी से अपना बैग बंद करके लाल दुपट्टा उठाकर पीछे से ओढ़ते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे चलना होगा, ये बाहर वेट कर रहे हैं। अपनी बेटी के जाने की बात सुनकर सारिका जी काफी भावुक सी हो गई। वो उसको कसकर गले लगाते हुए 2 पल चैन से अपने कलेजे के टुकड़े को अपने पास महसूस करना चाहती थी, लेकिन ये वक्त कभी भी अपनी बेटी की शादी के बाद माँ बाप को नसीब नहीं हुआ था। अन्या भी अब अपनी माँ के गले रखकर काफी भावुक सी हो गई। कुछ पल में दोनों माँ बेटी खुद को संभाल कर अलग होती है। सारिका उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहती है, कैसा वक्त आ गया है, अपने जिगर के टुकड़े से 2 पल चैन से बात करने तक का भी मौका नहीं मिलता। कितनी बातें थी तुझसे करने के लिए, लेकिन सब फिर से अधूरा सा रह गया। लेकिन इन सब अधूरे ख्वाहिश के दुख से ज्यादा मुझे खुशी है कि मेरी लाडो अपनी नई जिंदगी में खुश है। दामाद जी के इतना व्यस्त होने के बावजूद तुझे खुद लेने आना, तेरी परवाह करना, ये देखकर एक माँ के दिल को कितना सुकून मिला ये मैं बता नहीं सकती। फिर अन्या को समझाते हुए कहती है, और एक बात है लाडो, ये बात मुझे तुम्हारी शादी के वक्त ही समझानी थी, लेकिन वैसे हालात नहीं थे और उसके बाद वक्त नहीं मिला। पर आज मैं तुम्हें वो बात कहना चाहती हूँ। शादी हमारी जिंदगी में एक अलग ही मायने रखती है। इसमें कभी आपका साथी कम तो कभी आप कम हो जाते हैं। उस वक्त तुम्हें बिखरना नहीं है, खुद पर बस विश्वास रखना है और साथ ही अपने साथी को खुद के विश्वास पर विश्वास दिलाना है और जहाँ तक हो सके इस रिश्ते को दिल से निभाना। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं या तुम अकेली पड़ रही हो, तो बस ये याद रखना, चाहे दुनिया के हर रिश्ते टूट जाएं, पर अपने माता पिता से रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारे मम्मा पापा के घर के दरवाजे अपनी लाडो के लिए हमेशा खुले हैं। अन्या अपनी माँ की बात सुनकर कुछ इमोशनल हो जाती है और झट से उनके सीने से लग जाती है। उसकी माँ ने उसे बातों ही बातों में एक भरोसा दिलाया था और हिम्मत भी दी थी, जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। सारिका जी और अन्या कुछ पल में खुद के जज्बात संभाल कर बाहर आती हैं। हॉल में केवेंद्र जी सोफे के पास खामोश से खड़े थे। अन्या की नजर जब अपने पिता पर जाती है तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और भागकर उनके सीने से लग जाती है। केवेंद्र भी अपने कलेजे के टुकड़े को सीने में छुपाए खामोश खड़े रहते हैं। अन्या को घर में पाकर क्या होगा घर वालों का रिएक्शन, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दरवाजे के सामने वाली कार के पास केवेंद्र जी कुछ पल बाद अन्या को खुद से अलग करके उसके बहते आंसू पोंछकर एक स्माइल देते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना लाडो। ये सुनकर अन्या हाँ में सर हिलाती है। फिर उनके साथ घर के बाहर आती है। घर के बाहर 5 कार एक लाइन से खड़ी थी और घर के दरवाजे के सामने वाली कार के पास रुद्र खड़ा अन्या का ही इंतजार कर रहा था। जियान भी उसके साथ खड़ा था। अन्या ने जब रुद्र को देखा तो उसका शांत हो चुका गुस्सा खुद ब खुद भड़क गया। उसका तो बिल्कुल ही मन नहीं था कि वो रुद्र के साथ वापस जाए, पर वो अपनी मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद के अंदर के तूफान को अंदर ही अंदर दबा लिया। फिर वो अपने मम्मी पापा से गले मिलकर विदा लेते हुए आगे बढ़ गई। जियान अन्या के हाथ में बैग देख उसे लेने के लिए आगे बढ़ता ही है, पर तभी अन्या गुस्से में बैग बिल्कुल जियान के पैरों पर पटक कर
रुद्र को इग्नोर करते हुए कार की दूसरी साइड जाकर बैठ जाती है। अन्या का गुस्सा देख रुद्र मुस्कुरा देता है। वहीं जियान, जिसके पैरों में बॉस के हिस्से का दर्द आया था, वो उस दर्द को बर्दाश्त करके रुद्र को अफसोस में देख धीरे से कहता है, बॉस, लगता है इस बार मैम काफी गुस्से में है, जरा संभल कर। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सुनकर रुद्र जियान को घूरता है तो जियान हड़बड़ाते हुए जल्दी से बैग कार में रखने चला जाता है। रुद्र उसे देखकर एक नजर अपने सामने खड़ी अन्या के पेरेंट्स को देखता है, फिर अपना सिर हिलाकर वो भी चुपचाप कार के अंदर अन्या के बगल में बैठ जाता है। केवेंद्र और सारिका जी एक नजर कार को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। कार पलक झपकते ही वहां से निकल जाती है। इस वक्त कार में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। अन्या बिल्कुल खामोश सी बाहर की ओर देख रही थी। वहीं रुद्र बाहर से आती जाती रोशनी में अन्या का खामोश चेहरा देख रहा था। उसकी उदासी रुद्र की नजरों से छुप नहीं पा रही थी, जिसे देखकर रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाकर अन्या की कमर को कस के पकड़ते हुए अचानक उसे अपनी गोद में खींच लेता है। अन्या तो रुद्र के ऐसे करने से उछक कर हैरान नजरों से उसे देखती है, फिर गुस्से में उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या हरकत है, छूने मुझे। रुद्र अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए शरारत से कहता है, अगर नहीं छोड़ू तो। अन्या को अब उसकी हरकतों पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, आपके साथ चल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी मनमानी बर्दाश्त करूंगी। रुद्र अन्या को खुद के करीब करते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, इतना गुस्सा वाइफी, लगता है मेरी अपॉलॉजी का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। अपॉलॉजी का नाम सुनकर अन्या को रुद्र की हरकत याद आ जाती है, जिस वजह से अब उसे चिढ़ मचने लगी थी। वो रुद्र को घूरते हुए तंज भरे लहजे में कहती है, अपॉलॉजी? हाँ, पहले ठीक से अपॉलॉजी मांगना तो सीख लें। जो आपने हरकत की है वो कहीं से भी अपॉलॉजी तो नहीं लग रही थी। अन्या की बात सुन रुद्र कुछ सोचने वाले अंदाज में कहता है, तो मेरी अपॉलॉजी आपको पसंद नहीं आई तो? इतना बोलकर वो एक नजर शरारत से अन्या की कंफ्यूज चेहरे को देखता है, फिर उसे देखते हुए ही तेज आवाज में कहता है, जियान, आसपास किसी होटल में कार रोकना, मुझे तुम्हारी मैम से अच्छे से अपॉलॉजी मांगनी है। रुद्र की बात सुन अन्या हैरान नजरों से उसे देखती है। उसकी बातों का मतलब और आंखों की शरारत अन्या से छुपी नहीं थी। जियान, जो असल मतलब ना समझ पा रहा था, वो जल्दी से अपने बॉस की बात में हामी भरते हुए कहता है, अब यस बॉस। अन्या उसका यस सुनकर सकपका जाती है। वो जियान पर भड़कते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है कहीं रुकने की, हम सब चुपचाप घर जाएंगे। जियान अन्या के ऐसे बोलने पर बस हाँ में सर हिलाकर मन ही मन कहता है, ये कहाँ फंस गया मैं। अन्या को मना करते देख रुद्र उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, अब नहीं चाहिए अपॉलॉजी? अन्या गुस्से में रुद्र को घूरकर झटके से उसका हाथ हटाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहती है, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की या मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं यहीं की यहीं उतर जाऊंगी और घर भी नहीं जाऊंगी आपके साथ। ये तो कभी मत सोचिएगा कि आपके साथ घर चल रही हूँ तो मैं आपके उन कड़वे अल्फाज को भूल गई। अगर मेरे मम्मी पापा की इज्जत का सवाल नहीं होता तो आपके बार बार भुलाए जाने वाले रिश्ते को मैं कब का भुला चुकी होती, इसीलिए दूर रहिए मुझसे। इतना बोलकर अन्या खिड़की की ओर अपना चेहरा घुमा लेती है। ये सुनकर रुद्र अब कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो इतना तो समझ गया कि अन्या सच में काफी गुस्से में है। इसलिए वो अभी कुछ ना बोलकर अन्या को कुछ समय देने का सोचता है। वो जानता था जो दर्द उसने दिए हैं वो चंद पलों में नहीं मिटने वाले, लेकिन वो भी रुद्र राय चौहान है। रुद्र बस एकटक अन्या को देखता रहा, लेकिन अन्या ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अन्या की आंखें एकटक बाहर देखते देखते कुछ भारी सी हो गई और उसे पता ही ना चला कब उसने अपना सिर रुद्र के कंधे पर टिका दिया। रुद्र ने जब अन्या को सोते हुए देखा तो वो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, देखा वाइफी, तुम खुद मुझसे दूर जाना चाहो तो भी दूर नहीं जा सकती, और अगर अब तुम जाना चाहो तो भी उसकी इजाजत नहीं है। फिर वो अन्या को अपनी बाहों में ठीक से भरकर उसके मासूम चेहरे पर हाथ फिराते हुए उस पल के बारे में सोचता है कि कैसे उसने गुस्से और दैश में आकर बिना सोचे समझे अन्या को अपनी बातों से हर्ट किया था और साथ ही उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर अपनी जिंदगी से निकलने को कहा था, जिसका एहसास उसको अपना गुस्सा शांत होने पर हुआ।
और फिर उसने इस बात की तह तक जाने का सोचा। फिर जब उसने इस बारे में पता किया तो उसे जानकर काफी बुरा लगा कि अन्या निर्दोष थी। ये बात कहीं ना कहीं रुद्र का दिल भी कह रहा था। पर जब उसने अन्या को विक्रम के साथ देखा तो उसके गुस्से और जलन से उसके दिल पर जैसे ताला ही लगा दिया। बाद में जब सब शांत होने के बाद उसे पता चला किसी ने जानबूझकर ये सब किया ताकि रुद्र अन्या को खुद की लाइफ से दूर कर दे। लेकिन किसने किया, ये बात अब तक एक रहस्य थी। रुद्र को जैसे ही सच्चाई का आभास हुआ वो तुरंत अन्या को मनाने के लिए उसके घर निकल गया। यही सारी बातें सोचते हुए रुद्र अन्या के सोए हुए मासूम चेहरे को ताकता रहा। कितना सुकून था इस पल में। उसका सालों से बेजान पड़ा दिल आज कितने अरसे बाद सुकून से धड़क रहा था। कुछ ही पल में कार हेलीपैड एरिया में आकर रुकती है। अन्या अब तक सो रही थी, इसलिए रुद्र आराम से अन्या को अपनी बाहों में उठाकर चौपर में बैठ जाता है। सुबह के वक्त अन्या अपनी आंखें खोलती है तो उसे कुछ जानी पहचानी खुशबू के साथ मीठा एहसास महसूस होता है, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर दूसरे पल वो हड़बड़ाते हुए बेड पर बैठकर अपने आसपास देखती है। इस वक्त वो रुद्र के बेडरूम में उसके बेड पर सो रही थी, पर आसपास रुद्र नहीं था। ये देखकर उसकी निगाहें चारों तरफ रुद्र को तलाशती हैं। फिर वो खुद ही अपने सिर पर चपत लगाते हुए मन में कहती है, क्या कर रही है अन्या? क्यों उनकी ये वक्त बेवक्त बदल जाने वाली झूठी बातों पर यकीन करके अपने दिल को झूठी आस दे रही है? उनका कोई भरोसा नहीं। एक पल को रिश्ता निभाते हैं और दूसरे पल सारे रिश्ते भूल जाते हैं। मत कर ऐसा, ये सब तेरा नहीं है। बस ये याद रख, एक ना एक दिन तुझे जाना ही होगा। ये बात अपने दिल और दिमाग में बैठा ले। फिर वो अफसोस में अपने दिल पर हाथ रखकर खुद की धड़कन को महसूस करती है जो अब रुद्र के एहसासों में धड़क रही थी। वो ये सब देखकर खुद से एक हारी हुई आवाज में कहती है, पर ये मेरा मन मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? ना चाहते हुए भी बस उन्हें ही तलाश रहा है। सिर्फ उनके करीब जाने के लिए बेकरार सा धड़कता रहता है, पर वो ऐसा नहीं चाहते, ना ही महसूस करते हैं। ना जाने वो क्या चाहते हैं। फिर कमरे को देखकर कहती है, एक बार फिर ले आई मेरी किस्मत उस मोड़ पर जहां मेरी मोहब्बत है, पर मोहब्बत का साथ नहीं। ये सब बात सोचकर अन्या अपनी आंखें बंद करके आने वाले पल के लिए खुद को अंदर से तैयार करने लगती है। फिर सांसों में खुद के लिए हिम्मत बटोर कर अपनी आंखें खोलते हुए जैसे ही उठने को होती है तभी उसकी नजर खड़ी पड़ जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें ही फैल जाती हैं। वो आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गई थी। ये देखकर अन्या जल्दी से बेड से भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलने को होती है तभी उसी वक्त कोई अंदर से दरवाजा खोल देता है। अन्या तो अपने आप को संभाल नहीं पाती और सीधा रुद्र के सीने से टकरा जाती है। अन्या के होंठ रुद्र के बिल्कुल दिल वाले हिस्से में छू जाते हैं और दोनों की धड़कन आपस में सरगोशी करते हुए बिल्कुल एक लय में बातें करने लगती है। उसकी नजर जब रुद्र की ब्रॉड और मस्कुलर चेस्ट पर पड़ती है तो शर्म से नीचे झुक जाती है। अन्या जैसे ही हटने लगती है तभी रुद्र उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। अन्या अपनी आंखें कुछ बड़ी करके रुद्र को घूरने लगती है तो रुद्र प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करके एक शरारत भरी आवाज में कहता है, क्या हुआ वाइफी, मुझसे दूर नहीं रह पाई? अन्या रुद्र की बात सुनकर अपने होश में आती है और उसकी बाहों से खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया कि आप अंदर हैं। छोड़िए अब मुझे। रुद्र अपनी बाहें और मजबूती से कसते हुए कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं, अभी तो काफी कुछ बाकी है। अन्या उसकी बात सुनकर सवालिया निगाहों से उसे देखकर कहती है, क्या मतलब? रुद्र अपना हाथ अन्या की पीठ पर धीरे धीरे चलाते हुए उसकी तरफ झुककर काफी शरारत से कहता है, मतलब ये कि अभी तो मैंने ठीक से अपॉलॉजी मांगी ही नहीं तुमसे। मैंने कहा था एक बार हम अपने घर आ जाएं तो अच्छे से अपॉलॉजी मिलेगी तुम्हें, तो शुरू करें? ये बोलकर रुद्र उसके करीब बढ़ता है। अन्या की आंखें उसकी बात सुन हैरानी से बड़ी हो गई थी। आगे क्या होगा इसके बारे में सोचकर वो अपना चेहरा पीछे करती है। फिर रुद्र को खुद से धक्का देने की कोशिश करते हुए हड़बड़ाहट में कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे कोई अपॉलॉजी नहीं चाहिए आपसे, आप अपनी अपॉलॉजी अपने पास रखें। रुद्र को अन्या का घबराया हुआ चेहरा देखकर काफी हंसी आ रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी हंसी को छुपाकर काफी मासूम बनते हुए कहता है, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था वाइफी, अब रुद्र राय चौहान अपनी बात से पीछे थोड़ी हट सकता है। मुझे अपॉलॉजी मांगनी है तुमसे।
उसकी बात सुनकर अन्या का ऐसा हाल था मानो वो अपना सिर पीट ले। वो मन में सोच रही थी कि यह आदमी अच्छे से जानता है कि उसकी बात का मतलब भी अपने पक्ष में कैसे लिया जाए। अब वो तो बुरी फंसी थी, उसे अब अपनी बात पर पछतावा हो रहा था, पर साथ ही रुद्र के इतना करीब होने से उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी थी और पूरे शरीर में एक अलग से एहसास ने जगह बना ली थी। उसके जज्बात तो जैसे उसके ही काबू में नहीं थे। क्या इस बार रुद्र और अन्या के बीच के फासले होंगे खत्म, या इसके बीच फिर से होगी कोई नई कंफ्यूजन? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अन्या अपनी ही बातों में फंस चुकी थी। उसे अब अफसोस हो रहा था कि उसने रुद्र से अपॉलॉजी वाली बात कही ही क्यों। रुद्र के इतने करीब होने से अन्या के दिल में एक हलचल सी होने लगी थी। उसको अलग सा एहसास हो रहा था। वो अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रही थी। अन्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मासूम चेहरा बनाकर प्यार से कहती है, छोड़े मुझे प्लीज, मुझे नीचे भी जाना है, सब मेरा वेट कर रहे होंगे। अन्या को रिक्वेस्ट करते देख रुद्र अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है। ये देख अन्या फुर्ती से उसकी बाहों से निकलकर जैसे ही जाने को होती है कि रुद्र पीछे से उसकी कमर पकड़कर फिर से खुद के करीब कर लेता है। फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, अभी तो छोड़ दिया वाइफी, पर नेक्स्ट टाइम क्या पता ये मौका मेरे यहाँ ना मिले, इसलिए बी प्रिपेयर। इतना बोलकर रुद्र अन्या के कानों पर हल्का सा बाइट करके अपनी पकड़ ढीली कर देता है। रुद्र की पकड़ से आजाद होकर अन्या वॉशरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर देती है। वहीं रुद्र उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा देता है। फिर वो भी तैयार होने के लिए चला जाता है। अन्या के बाहर आने से पहले ही रुद्र कमरे से निकलकर नीचे डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का नजारा ही अलग था। आज दिग्विजय जी वहाँ नहीं थे, क्योंकि कल की वजह से उन्हें काफी थकान हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आकाश जी भी कहीं बाहर गए थे। वहाँ सिर्फ रेहान, शौर्य, अभय और तविश ही थे, पर उनकी हालत भूखे चूहों जैसी थी। सब अपने खाने में ऐसे मगन थे जैसे आज से पहले उन्होंने खाना ही नहीं खाया हो। खासकर रेहान और शौर्य, बेचारों का कल का अनशन काफी मुश्किल से बीता था। रुद्र उन्हें एक नजर देकर चुपचाप अपनी जगह बैठ जाता है। एक नौकर आकर उसे कॉफी और नाश्ता सर्व करता है। रेहान जब रुद्र को देखता है, वो खुशी से अपने मुंह में खाना भरकर जल्दी से रुद्र के गले लगते हुए कहता है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात मानी। भाभी को एक दिन में घर ले आए, वरना ये अनशन और एक दिन चलता तो मैं विलुप्त जरूर हो जाता। यू आर सो स्वीट। रुद्र उसकी हरकतों पर उसे घूर कर गुस्से में अपने कंधे को झटकते हुए खुद से दूर करता है, जिससे रेहान का मुंह ही बन जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने खाने को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए वापस से खाने में लग जाता है और रुद्र उसे घूरते हुए अपनी कॉफी पीने लगता है। तभी अभय अपना सैंडविच खाते हुए कहता है, वैसे यार हम सब ने तुझे भाभी को इज्जत के साथ लाने को कहा था, ये नहीं कि तू आधी रात को गुंडों की तरह उनके घर पर धावा बोल दे और चोरों की तरह उन्हें उठा कर ले आए। अभय की बात सुनकर सब रुद्र को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं, जैसे वो जानना चाहते हो कि क्या ये सच है, क्योंकि उन्हें ये सब नहीं पता था। अभय को भी जियान से ही कुछ देर पहले ये सब पता चला था, जिसे सुनकर एक पल तो उसे गुस्सा आया, फिर रुद्र की हरकत देखकर उसे हंसी आ गई थी, क्योंकि इतने सालों में भी रुद्र नहीं बदला था। बचपन में भी अगर कोई उसकी चीज अपने पास रख लेता था तो वो उसके घर में इसी तरह घुसकर अपनी चीज वापस ले आता था, क्योंकि जो रुद्र राय चौहान का है वो उसी का रहेगा। ये सब सोचकर अभय को अन्या के लिए बुरा फील हो रहा था। रुद्र बिना उनकी तरफ देखे अपनी जगह से खड़ा होकर बेपरवाही से कहता है, अगर इज्जत से लाने का वेट करता तो तुम सब यहाँ खाना नहीं खा रहे होते। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से निकल जाता है। उसकी बात सुनकर शौर्य के मुंह का निवाला उसके मुंह में ही अटक जाता है। वो जल्दी से पानी पीकर नाराजगी से कहता है, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। सब उसकी बात पर सहमत होते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। सबको लगा था कि अन्या के आने के बाद रुद्र कुछ तो बदलेगा, शायद उसके अंदर कुछ नरमी आ जाएगी, लेकिन नहीं, वो अब भी वैसा ही सख्त मिजाज था। रुद्र के जाने के बाद सब अन्या से मिलकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अन्या दिग्विजय की हालत देखकर पहले तो उन पर नाराज होती है, फिर खुद ही गिल्ट महसूस करती है। आखिर उसकी वजह से ही तो उन्हें ये सब झेलना पड़ा था। दिग्विजय जी अन्या को वापस अपने घर में देखकर काफी खुश थे। उन्होंने कौशल्या के पुण्यतिथि की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी।
अन्या के लिए ये सब नया था, इसीलिए उसे काफी डर सा लग रहा था, लेकिन वो पूरी लगन से कोशिशों में लगी थी। वो पूरा दिन तैयारियों में जुटी रही। आकाश जी भी अन्या को वापस घर में देखकर खुश थे। उन्होंने अन्या को अपने कमरे में बुलाया। अन्या कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए अंदर आती है तो आकाश जी उसे देखकर खुश होते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई मेरी बेटी वापस अपने घर आ गई। फिर कभी मत जाना, तुम्हारे बिना अब ये घर घर नहीं लगता बेटा। अन्या भी उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत उनसे कहती है, डैड आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था आपको? वैसे डैड मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और साथ ही पंडित जी से भी बात कर ली है, वो वक्त पर आ जाएंगे। और दान का सब सामान भी देख लिया है और भोग में भी माँ की पसंद के पकवान मैं खुद सुबह बना लूंगी। और अन्या की एक के बाद एक बातें सुनकर आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस बस बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने सब अपनी निगरानी में बेहतर ही किया होगा। मैंने यहाँ तुम्हें तैयारियों का जायजा लेने नहीं बुलाया है, बल्कि एक खास चीज तुम्हें देने के लिए बुलाया है। अन्या आकाश जी की बात सुनकर सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए कहती है, खास चीज क्या डैड? आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक मिनट रुकना। इतना बोलकर वो अपनी अलमारी की तरफ चले जाते हैं। उनकी एक अलमीरा की साइड जहां अब भी कौशल्या जी की चीजें काफी सलीके से रखी हुई थी। आकाश जी वहां कुछ ढूंढने लगते हैं। वहीं अन्या भी क्यूरियस होकर सब देख रही थी। तभी अन्या की नजर ऊपर वाले शेल्फ पर रखे दो एक जैसे दिखने वाले डब्बों पर जाती है। एक डब्बे पर तो रुद्र लिखा था, पर दूसरे पर कुछ नहीं लिखा था। ये देखकर अन्या के मन में कई सवाल उठने लगे। वो समझ गई कि दूसरा डब्बा जरूर रेहान के नाम का होगा, पर अगर आकाश जी रेहान से नफरत करते तो ये डब्बा यहाँ नहीं होता। पर जब इन बाप बेटे में ऐसा अनोखा रिश्ता अब भी है तो दोनों इतनी दूर कैसे हैं? अन्या अपनी ही सोच में गुम थी कि आकाश जी अपने हाथों में दो बॉक्स लेकर उसके पास आते हैं और वो बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लो, ये तुम्हारे लिए। अन्या सवालिया नजरों से बॉक्स को लेकर खोलती है तो उसमें सुंदर से जड़ऊ कंगन थे और दूसरी बॉक्स में खूबसूरत झुमके थे। अन्या को दोनों चीजें बहुत पसंद आई थी। वो कुछ सोचते हुए आकाश से कहती है, ये बहुत खूबसूरत है डैड, लेकिन मैं इन्हें कैसे रख सकती हूँ? आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे हैं। अन्या सवालिया नजरों से आकाश जी को देखती है तो आकाश जी पुरानी यादों में खोते हुए कहते हैं, ये कंगन कौशल्या को पापा ने दिए थे जब वो इस घर की बहू बनकर आई थी। लेकिन जब रुद्र हमारी जिंदगी में आया तो कौशल्या ने इन कंगनों को उतार कर रखते हुए कहा था कि अब इसके आगे की हकदार मेरी बहू होगी और जब वो आएगी तो मैं उसकी मुंह दिखाई उसे दूंगी। पर अफसोस, मेरी कौशल्या अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाई। ये बोलते हुए आकाश जी की आंखें कुछ नम हो गई। वहीं अन्या भी उनके जज्बात समझकर खामोश हो गई। फिर आकाश जी अपने जज्बात को काबू करके अन्या को देखते हुए एक विश्वास से कहते हैं, लेकिन अब मेरी कौशल्या का कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। ये धरोहर उसकी बहू की है जो आज मैंने दे दी, और ये झुमके भी उसने कब से अपनी बहू के लिए संजो कर रखे थे। इसीलिए इन सब पर तुम्हारा हक है बेटा। अन्या उनकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। अन्या के मन में काफी दुविधा थी, लेकिन आकाश जी के विश्वास और उनकी खुशी को देखकर अन्या कुछ नहीं कहती और चुपचाप उसे रख लेती है। आकाश जी आज बहुत खुश थे। उनके ऊपर से एक जिम्मेदारी खत्म हुई थी जो कि उनकी कौशल्या ने उन्हें दी थी। रात के वक्त अन्या किचन के कामों में लगी थी, तभी मुन्ना दौड़कर उसके पास आते हुए घबरा कर कहता है, मैम वो अन्या जो कि अपने कामों में लगी थी वो मुन्ना को घबराता हुआ देख प्यार से पूछती है, मुन्ना क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुन्ना अन्या के बोलने पर तुरंत ही कहता है, मैम वो मैं रेहान सर के कमरे की तरफ से आ रहा था तो मैंने देखा कि रेहान सर की शर्ट पर काफी सारे खून के निशान लगे हुए थे और वो अपना चेहरा छुपाकर कमरे के पीछे के रास्ते से जा रहे थे। अन्या तो खून सुनकर एक पल के लिए सुन पड़ गई, फिर अगले ही पल बिना कोई सवाल किए जल्दी से भागते हुए हड़बड़ाहट में रेहान के कमरे की तरफ भागी। रात के 8 बजे चौहान मेंशन में एक साथ 3 कार एंटर होती हैं और बीच वाली कार से जियान निकल जल्दी से पीछे वाला दरवाजा खोलता है। रुद्र अपना फोन चलाते हुए कार से निकलकर जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है कि तेज रफ्तार से आती कार जल्दी से घर के आगे रुकती है और उसमें अभय काफी हड़बड़ाहट के साथ हल्के गुस्से और फिक्र के मिले जुले भाव लिए बाहर आता है। उसके चेहरे के ऐसे भाव देख रुद्र की भौहें भी आपस में जुड़ जाती हैं।
अभय जल्दी से घर के अंदर जाने लगता है तो रुद्र भी तेज कदमों से चलकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है, अभय क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, सब ठीक है ना? रुद्र के रोकने पर अभय उसकी तरफ देखकर गुस्से और फिक्र के मिले जुले भाव से कहता है, मिस्टर गोयल का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तविश ने अपने बेटे सियाद को काफी बुरी तरह पीटा है, जिसकी वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर एक पल को रुद्र को भी कुछ हैरानी हुई, क्योंकि तविश जैसा समझदार इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हाँ, अगर उसकी जगह रेहान होता तो रुद्र को कोई हैरानी नहीं होती। अभय अपनी बात जारी रखते हुए काफी गुस्से से कहता है, आज मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मिस्टर गोयल को एक बार फिर हमारी माँ की परवरिश पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। इतना बोलकर अभय गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। रुद्र भी उसके पीछे जाता है। न जाने क्यों उसे मामला कुछ अलग ही साउंड करता नजर आ रहा था, जिसे अभय इस वक्त गुस्से में होने की वजह से शायद देख नहीं पा रहा था। वहीं अन्या जब भागकर रेहान के कमरे में आती है तो अंदर का हाल देखकर उसके कदम एक पल को डगमगा जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान परेशान रह जाती है। फिर अचानक ही कुछ तेज आवाज में चिल्लाती है, खून, रेहान, तविश। ऐसा क्या देख लिया अन्या ने कि वो इतनी तेज चिल्लाने लगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कमरे में तविश बेड पर बैठा था। वहीं रेहान उसके बगल में मेडिकल बॉक्स लिए बैठा उससे कुछ कह रहा था। दोनों की हालत कुछ सही नहीं थी। रेहान की वाइट शर्ट में खून की छींटों के साथ मिट्टी भी लगी थी और चेहरे और बाजू पर चोट के निशान थे। वहीं तविश के माथे, बाजू और होंठ से खून बह रहा था। उसका हाल भी रेहान के जैसा था। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी से पिटकर या किसी को पीट कर आ रहे हैं। रेहान और तविश के कानों में जब अन्या की आवाज पड़ती है तो वो दोनों काफी हड़बड़ा जाते हैं। रेहान जल्दी से खुद की चोटों को छुपाने की कोशिश करते हुए खड़ा होता है और अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, भाभी आप यहाँ कैसे? अन्या उसकी इस हरकत पर गुस्सा करते हुए उनके पास आती है और उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसकी चोटों को देखकर कहती है, क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम दोनों को इतनी चोट कैसे आई? और तुम लोग डॉक्टर के पास जाने की जगह यहाँ चोरों की जैसे अपनी चोट को छुपा रहे हो। अन्या को गुस्सा करते देख रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उसे सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करे। तभी तविश काफी बेपरवाही से कहता है, कुछ नहीं हुआ है भाभी, हम ठीक हैं, बस हल्की सी चोट है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अन्या उसके ऐसा कहने पर फिक्र करते हुए कहती है, क्यों जरूरत नहीं है? देखो कितनी चोट आई है, अगर अभय को पता चला तुम्हारे इस हाल के बारे में तो वो। ये सुनकर तविश रूखेपन से अन्या की बात काटते हुए नीचे देखकर कहता है, तो वो गुस्सा करेंगे भाभी, वो यही कहेंगे कि मैंने एक बार फिर उन्हें मिस्टर गोयल के सामने शर्मिंदा किया। यहाँ सबको अपनी इज्जत और शान की परवाह है, मेरी फीलिंग्स की तो यहाँ किसी को कदर ही नहीं है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, ना ही डॉक्टर की, ना ही एक मतलबी बाप की, ना ही भाई की जो मेरे दिल की बात कभी समझ ही नहीं पाते, ना और किसी की। अन्या उसके ऐसे कहने पर एक पल के लिए बहुत हैरान हुई। आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से जो तविश के दिल पर दर्द इस कदर हावी हो रहा था? वो इशारे में एक नजर रेहान को देखती है तो रेहान बस अपना सिर झुका लेता है। रेहान शायद तविश के इस वक्त की फीलिंग्स अच्छे से समझ सकता था, वो उसका दर्द अच्छे से महसूस कर सकता था। अन्या एक नजर दोनों को देखकर आगे बढ़कर तविश के सामने बैठ जाती है और काफी प्यार से उसका झुका हुआ सिर उठाकर एक ममता भरे स्पर्श लिए नर्म भाव से कहती है, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बात हुई है, मुझे भी नहीं बताओगे? अन्या के पूछने पर तविश खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। अन्या उसे खामोश देखकर मेडिकल बॉक्स से दवा निकालकर कॉटन में लगाते हुए एक बार फिर प्यार से कहती है, तविश। अन्या के मुंह से अपना नाम पुकारे जाने पर तविश एक नजर अन्या को देख वापस से अपनी नजरें झुका लेता है। उसकी आंखों में अन्या के ममता भरे स्पर्श से आंसू की बूंदें छलक आई थी। उसे इस कदर शांत देखकर अन्या को भी अब उसकी फिक्र होने लगी। वो अपनी नजर साइड में खड़े रेहान पर ले जाते हुए कहती है, रेहान तुम तो बता दो क्या हुआ है, तुम दोनों को चोट कैसे लगी और तविश ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बोलो रेहान। अन्या के बार बार पूछने पर रेहान अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अन्या के पाँव के पास बैठकर कहता है, भाभी वो मेरी और तविश की आज लड़ाई हो गई थी, तविश के स्टेप ब्रदर सियाद के साथ। अन्या आश्चर्य से दोनों को देखकर कहती है, पर क्यों? अन्या के ये पूछने पर रेहान कुछ गुस्से में तविश को देखकर कहता है, सब इसकी लैला की वजह से हुआ। मैंने कहा था इससे कि वो लड़की सही नहीं है इसके लिए,
पर ये तो मेरी बात सुनने से रहा और सिर फिरे आशिक की तरह उसके पीछे पागल हुए फिर रहा था। तो गिरना ही था ना मुंह के बल। रिहान की बात सुनकर अन्या तविश को देखती है, जो चुपचाप वहीं बैठा था। अन्या उसकी और रिहान की चोट को साफ करके दवा लगाते हुए असमंजस में कहती है, पहेलियां मत पूछाओ रिहान, साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों को ऐसे लड़ाई करनी पड़ी? अन्या की बात सुनकर रेहान उसे शुरुआत से बताते हुए कहता है, भाभी आज जब हम कॉलेज गए तो तविश ने अपनी लैला को सियाद के साथ आते हुए देखा। वो दोनों काफी क्लोज थे, जबकि उसने कहा था कि वो आज कॉलेज नहीं आएगी। जब तविश ने उससे इस बात का एक्सप्लेनेशन मांगा तो उस लैला ने काफी घमंड से इतरा कर तविश की बेइज्जती करते हुए कहा कि वो उसे डेट करने की औकात नहीं रखता, क्योंकि सियाद ने उसे ये बता दिया था कि वो गोयल परिवार का नाजायज बेटा है, और साथ ही आंटी के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे, जिसे सुन तविश को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सियाद से कंफर्म करने गया तो सियाद ने अपने दोस्तों को मिलकर तविश को पीटना शुरू कर दिया। मैं भी तविश के गुस्से को देखकर उसके पीछे पहुंचा तो ये सब देख मुझे भी सियाद और उसके दोस्तों पर गुस्सा आ गया और मेरी भी उनके साथ झड़प हो गई। फिर रेहान हल्का सा मुस्कुराकर प्राउड से कहता है, लेकिन अंत में जीत हमारी हुई भाभी। हम दोनों के आगे उसकी 5-6 चूजे टिक नहीं पाए। वो क्या है ना, हम दोनों हैं ही बेस्ट। उसकी बात सुनकर अन्या उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए डांटते हुए कहती है, अच्छा बढ़िया है बेस्ट वाले, ये नहीं सोचा इस झड़प में तुम दोनों को ज्यादा चोट लग सकती थी या कुछ हो सकता था, क्या जरूरत थी तुम दोनों को भिड़ने की? उसकी बात सुनकर तविश जो शांत था वो तपाक से कहता है, जरूरत थी भाभी, वो हर बार मेरी चीज मुझसे छीनकर मुझे नीचे दिखाते रहे और मैं चुप रहूं। पहले उसकी मॉम ने हमारी मॉम की जगह ली, फिर हमारे डैड को हमसे अलग कर दिया, फिर भाई को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने इस परिवार से अपना वास्ता तोड़ दिया। दुनिया वालों की नजर में हर वक्त हमें ही दोषी ठहराते हुए हर वो चीज हमसे छीन ली जिस पर हमारा हक था। ना जाने कितनी बार मेरी माँ के ऊपर मिस्टर गोयल ने और उनकी पत्नी ने कीचड़ उछाला। आखिर मेरी इस दुनिया में ना रहने वाली माँ की क्या गलती है इन सब में? क्यों बार बार सब इस कदर उन्हें बेइज्जत करते हैं? हम तो अब उनसे मतलब तक नहीं रखना चाहते, तो फिर क्यों सब हमारे जख्मों को गुरेदते हैं? क्यों? ये बोलते हुए तविश की आंखों ने कब गुस्से से आंसू तक का फासला तय कर लिया उसे पता ही नहीं चला। अन्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों इस परिवार के रिश्तों में दर्द ही लिखा है। वो ऐसे सबको बिखरते नहीं देख पा रही थी। अन्य जल्दी से तविश की आंखों के आंसू पोंछकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रख समझाते हुए कह दिए, तविश मेरी बात सुनो, वो जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं ताकि तुम टूट जाओ। वो लोग तुम्हें ऐसे मजबूत बनकर आगे बढ़ते देख चलते हैं, इसीलिए वो तुम्हें इन सब चीजों में उकसाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन सब की बातों को दिल पर लेकर बैठ जाएं। अगर उनके कहने से कुछ बिगड़ रहा है तो तुम ऐसा कुछ करो कि उन सब का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए, और ऐसे लड़ झगड़ कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। और रही बात उस लैला की, इतना बोलकर अन्या मुंह बनाते हुए काफी क्यूटली कहती है, वो तो मुझे भी अपनी देवरानी के रूप में पसंद नहीं थी। अच्छा हुआ उस चुड़ैल से तुम्हारा पीछा छूट गया। उसकी बात सुनकर रेहान तपाक से खुश होते हुए कहता है ना भाभी, मैं तो शुरू से कह रहा था वो एक नंबर की चुड़ैल है, कैसे मेरे भोले भाले दोस्त को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया। फिर रेहान लैला की एक्टिंग करके अदाओं के साथ अपने एक साइड के होंठ को हल्का बाइट करते हुए और आंखों को मटकाते हुए काफी सुरीली आवाज में कहता है, तविश बेबी, माय बेबी, ओ बेबी, माय बेबी, ओ माय बेबी। उसकी ये नौटंकी देख तविश ना चाहते हुए एक पल को मुस्कुरा देता है और अन्या भी हंस देती है। रेहान फिर उल्टी करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, यक, इतना बेबी बेबी सुनकर तो मुझे मेरा दोस्त बेबी क्रैम्प पर नजर आने लगा था, वो भी निप्पल वाली दूध की बोतल के साथ। तविश ये सुनकर मुंह बनाते हुए रेहान के हाथों पर मारता है, जिससे रेहान की आह निकल जाती है। वो गुस्से से तविश को घूर कर कहता है, तू मुझे मार रहा है, जबकि एक मैं ही था तेरे साथ। अब देख, कल मैं तुझे वही नमूनी के पास छोड़ जाऊंगा, फिर करते रहना उसके साथ बेबी, माय बेबी। ये बोलते हुए रेहान गुस्से में कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस जाता है। वहीं अन्या और तविश उसकी नौटंकी पर हंस देते हैं। तभी तविश अन्या को देखकर अचानक उसकी गोद में सिर रखकर हल्का इमोशनल होते हुए कहता है, थैंक यू भाभी, मुझे इतने प्यार से समझाने के लिए। पता है, आज फिर काफी वक्त के बाद मुझे किसी ने माँ के जैसे संभाला।
मुझे हौसला दिया। जानता हूँ भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे उन सब से दूर रहने को बार बार कहते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, लेकिन हर बार उनके प्यार पर मिस्टर गोयल के लिए गुस्सा हावी हो जाता है। अन्या उसकी बात पर मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तो तुम उसे एक टाइट हग कर लेना, जिससे एक पल में उसका गुस्सा छू हो जाए। तभी बाथरूम से आवाज आती है, ये मेरा फॉर्मूला है अपने बेदिल भाई को पटाने का। तू जा अपनी लैला के जैसे ओ बेबी, हाँ बेबी कर भाई के सामने, यही तुझ पर सूट करता है। रेहान की बातों ही बातें सुनकर तविश का तो मुंह बन जाता है और अन्या की हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए तविश को फ्रेश होने को बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं तविश गुस्से में अचानक ही बाथरूम में घुसकर उसका मुंह पकड़कर बाथटब में डाल देता है। वहीं खिड़की के पास खड़ा अभय अंदर हुई सारी बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला जाता है। रुद्र भी कुछ सोचते हुए अभय के पीछे चला जाता है। अभय गार्डन में बिल्कुल शांत खड़ा एकटक बादलों में छुपे चांद को देख रहा था। रुद्र भी अभय के साथ ही था, इसलिए अभय के दिल का हाल उससे छुपा नहीं था। रुद्र भी ठीक उसके बगल में खड़ा उसी की तरह ऊपर देखते हुए कहता है, वक्त, हालात और अपनों से लड़ते लड़ते सबने हमें पत्थर सा समझ लिया है। उसकी बात सुनकर अभय भी बस बादलों में छुपे चांद को तलाशते हुए कहता है, पर सब भूल गए कि पत्थर भी अपना रूप बदलता है। उसकी बात सुनकर रुद्र भी खामोश हो जाता है। दोनों दोस्त काफी वक्त तक यूं ही खामोश खड़े रहते हैं। उनकी बातों से ज्यादा उनकी खामोशी एक दूसरे को हौसला देती है। कुछ देर बाद अभय नॉर्मल हो चुका था। वो अपने बगल में खड़े रुद्र को देखकर कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे पता है आज मुझे तुझसे बहुत जलन महसूस हो रही है। क्या अभय करेगा तविश को माफ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभय काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। वो अपने बगल में खड़े रुद्र को देखकर कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे पता है आज मुझे तुझसे बहुत जलन महसूस हो रही है। ये सुनकर रुद्र अपनी बाहें सिकोड़ते हुए उसे देखकर बेपरवाही से कहता है, जलन? वो भी तुम्हें? ये डिपार्टमेंट तो शौर्य का था। उसकी बात सुनकर अभय हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये तो है, लेकिन आज मुझे भी इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का मन कर रहा है, क्योंकि आज तेरे पास वो हीरा है जिसे देखकर शौर्य क्या कोई भी जल जाए। हीरा सुनकर रुद्र उसे सवालिया निगाहों से देख कहता है, हीरा? अभय मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रख एक आंखों में खुशी लिए हुए कहता है, हाँ यार, हीरा भाई भाभी नायाब हीरे की तरह है, जिसकी चमक हम सबकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी भर देती है। फिर वो हल्का सा मुंह बनाकर आगे कहता है, और एक तू है जिसे उनकी कदर ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तू जब तक कदर करना सीखे कोई उससे पहले तेरे नायाब हीरे को तुझसे चुरा कर ले जाए। अभय की बातें तो गोल गोल थी, लेकिन वो सारे शब्द सीधे रुद्र के दिल में हलचल पैदा करने के लिए काफी थे। वो अपनी ही सोच में हुकुम हो जाता है। उसके भावहीन चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी की रेखा खिंच चुकी थी, जिसे देख अभय मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो चाहता था मैं, कि तेरे अंदर वो डर आए जिससे तू अब तक बेखबर बैठा है। किसी को खोने का डर, वो भी उसे जिसके बिना अब तू अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सके। भाभी के लिए उन एहसासों को महसूस कर जो तेरे अंदर है, क्योंकि इसी एहसास की बेचैनी तुझे वो करा जाएगी जो तूने कभी नहीं सोचा होगा। अभय रुद्र को ऐसे सोच और बेचैनी के बीच छोड़कर वहां से निकल जाता है। रुद्र ने ना जाने कितने ही पल ऐसे ही अपने अंदर उठ रहे जज्बातों से लड़ने में बिता दिए। वहीं अन्या ने सबको खाना खिलाया और रेहान और तविश के लिए खुद खाना लेकर उनके कमरे में गई। रेहान तो खाना देखकर किसी की परवाह किए बिना खाने पर टूट पड़ा, लेकिन तविश ने खाने से मना कर दिया। लेकिन अन्या ने उसकी एक नहीं सुनी और खुद आगे बढ़कर उसे प्यार से अपने हाथों से खिलाने लगी। ये देखकर रेहान का मुंह ही बन गया। वो छोटे बच्चे की तरह तविश से इस बात के लिए भी झगड़ रहा था और अन्या उनकी ये नोक-झोंक देखकर मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि रेहान ये सब इसलिए कर रहा है ताकि तविश अपने दर्द को याद ही न कर पाए। रुद्र अब तक बाहर गार्डन में ही था। तभी उसे अमन का फोन आता है, जो किसी क्लाइंट के बारे में उसे बता रहा था। उस क्लाइंट की फाइल उसके स्टडी रूम में होने के कारण रुद्र उसे 10 मिनट में बताने को बोलकर फोन रख देता है और घर के अंदर जाने लगता है। रुद्र का ध्यान इस वक्त अपने फोन में था। तभी हॉल से गुजरते वक्त उसका ध्यान चूड़ियों की खनक की आवाज पर गया, जिससे उसकी निगाहें खुद ब खुद किचन से आती अन्या पर चली गई।
अन्या के हाथों में एक ट्रे थी जिसे लिए वो कहीं जा रही थी। इस वक्त उसने अपने बाल एक जोड़े में बांध रखे थे, पर कुछ लट आगे पीछे निकलकर उसके कंधे पर छोड़ रही थी तो कभी उसके गालों को सहला रही थी। ये देखकर रुद्र उसमें खोते हुए सब कुछ भूलकर उसकी तरफ चल पड़ा। अन्या दादाजी के कमरे में आती है और डांटते हुए कहती है, ये क्या दादाजी, ये कोई समय है पेपर्स चेक करने का? रात को नॉर्मल लोग सोया करते हैं, पर यहाँ के लोगों को सिर्फ काम ही दिखता है, क्या दिन क्या रात। अन्या का इशारा साफ तौर पर रुद्र पर ही था, जिसे दिग्विजय जी बखूबी समझ रहे थे। ये बोलते हुए अन्या ट्रे टेबल पर रखकर उसमें से दूध का ग्लास दिग्विजय जी के हाथ में देती है और साथ ही उनके पेपर्स को लेकर साइड में रख देती है। दिग्विजय जी उसकी मीठी डांट सुनकर हंसते हुए कहते हैं, हम तो बस यूं ही पेपर देखने लगे थे, अब इस उम्र में जल्दी नींद कहाँ आती है, और जब तक आप हमें हक से डांट कर सोने को न बोलें तब तक और नहीं आती। अन्या हल्का गुस्सा करते हुए पूछती है, अच्छा, इसका मतलब है कि आपने अपनी रात वाली दवाई भी नहीं ली होगी? दिग्विजय जी उसकी बात सुनकर अपनी नजरें चुराते हुए कहते हैं, अरे हम तो बस खाने ही वाले थे। अन्या उनकी बात सुनकर एक नजर अपनी बोहें चढ़ाते हुए उन्हें घूरती है, फिर अलमीरा से उनकी दवा लेकर उन्हें देते हुए कहती है, वो तो मुझे पता है दादाजी, आप दिन ब दिन अपनी सेहत के लिए लापरवाह होते जा रहे हैं। दिग्विजय जी अपनी दवा लेकर हंसते हुए कहते हैं, हम लापरवाह नहीं हुए बेटा, आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है। अन्या एक नजर दिग्विजय जी को घूर कर हल्का मुस्कुरा देती है, फिर उन्हें लिटाते हुए कहती है, चलिए दादाजी, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए, कल सुबह हमें पूजा में भी जाना है। उसकी बात सुनकर दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। अन्या उनका कंबल ठीक करके कमरे की लाइट ऑफ करते हुए वो ट्रे लेकर वापस कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं रुद्र जो खिड़की के पास खड़ा होकर अन्या की दादाजी को झूठी डांट पड़ते देखकर मुस्कुरा रहा था, उसे अन्या का बिना किसी स्वार्थ के खुद के परिवार का इतना ख्याल रखना काफी अच्छा लग रहा था। वो इस वक्त काफी प्यार से अन्या को चोरी चोरी चुप के निहार रहा था। वो जहाँ जाती रुद्र भी उसके पीछे जैसे खिंचा चला जाता। उसकी चूड़ियों की और पायल की वो खनक रुद्र को एक सुंदर राग जैसी लग रही थी। उससे आती खुशबू उसके रोम रोम को एक अनोखी फीलिंग दे रही थी। अन्या इस बात से बेखबर ऊपर आती है और रेहान के कमरे में जाकर रेहान और तविश को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाती है और अपनी ट्रे में रखा आइस पैक लेकर तविश के कंधे पर रखकर एक तकिया लगा देती है और फिर कमरे से जाते हुए लाइट ऑफ कर देती है। रुद्र भी अन्या के पीछे चोरी चुपके उसकी हर किसी की छोटी छोटी जरूरत की परवाह करते हुए देख रहा था। उसके मन में इस वक्त दादाजी की कही बात आ रही थी, रुद्र बिना किसी औरत के घर बिल्कुल एक वीरान हवेली जैसा हो जाता है, जहाँ लोग तो रहते हैं पर रौनक नहीं। उनके कहे शब्द आज रुद्र को एक हकीकत से रूबरू करा रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस बात पर भरोसा करने लगेगा। दादाजी ने अन्या से शादी के वक्त रुद्र को समझाते हुए कहा था, अगर आपका साथी आपको बिना किसी शिकायत के सच्चे दिल से अपनाए और निस्वार्थ रूप से आपका साथ दे, आपसे जुड़ी हर चीज को वही प्यार और सम्मान दे जिसका हक हो और बदले में शिकायत न रखे, तो समझ जाना यही आपका सच्चा जीवन साथी है, जिसके लिए आप खुद बदल जाओ और आपको पता भी न चले। ये सारे शब्द आज रुद्र को हर रूप में सच्चे होते हुए नजर आ रहे थे। वो अन्या को देखकर बस खो सा गया। वो अपने खोए हुए अंदाज में अपने कदम जैसे ही अन्या के पास जाने को बढ़ाता है कि उसके पॉकेट में उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वो सेंस में आते हुए कुछ नाराजगी से अपना फोन निकालकर उसमें आ रही कॉल को एक नजर घूरते हुए वहां से चला जाता है। अन्या सब काम निपटाकर जैसे ही अपने कमरे में जाने को होती है, तभी उसे आकाश जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो झट से उनके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही रुद्र स्टडी रूम में अपनी फाइलों में उलझा हुआ था। वो अपना काम फाइनली खत्म करके जैसे ही अपना सिर उठाता है तो उसकी नजर घड़ी पर चली जाती है, जिसे देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। रात सुबह की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। रुद्र थके हुए अंदाज में चलकर अपने कमरे में आता है और बिना कोई आवाज के अन्या के बगल में आकर लेट जाता है। वो लेट तो जाता है, पर उसके दिमाग में चल रही बातें उसे सोने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में अब भी अभय की कही बातें गूंज रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि तू जब तक कदर करना सीखे
कोई उससे पहले तेरे नायाब हीरे को तुझसे चुरा कर ले जाए। जिसे सोच सोच कर वो काफी बेचैन सा हो गया था। वो अपनी बेचैन दिल को शांत करने के लिए इधर उधर करवट लेकर शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो अन्या की तरफ मुड़ता है, तभी अन्या भी उसकी तरफ मुड़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है, जिसे देखकर रुद्र की नजरें अपने हाथ के ऊपर रखे अन्या के हाथों से होते हुए उसके मासूम चेहरे पर चली जाती है। अन्या को एक नजर देखने भर से रुद्र का बेचैन दिल शांत हो जाता है। उसके हाथों के स्पर्श भर से उसको सुकून का एहसास होता है और साथ ही एक भरोसे का एहसास भी होता है। वो भी आगे बढ़कर अन्या का हाथ कसकर पकड़कर थोड़ा उसकी तरफ खिसककर उसके करीब बढ़ता है। वो काफी प्यार से उसको देखते देखते सो जाता है। जैसे ही रुद्र की आंखें नींद में डूब जाती हैं, वैसे ही अन्या की आंखें खुल जाती हैं। सबसे पहले उसको नजर के सामने रुद्र का वो शांत चेहरा दिखता है। फिर अपने हाथों में उसका हाथ कसकर थाम लेती है। एक पल के लिए अन्या को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है जिसे वो हर पल जीना चाहती है, लेकिन अगले ही पल रुद्र की गहरी सांसों की खुशबू उसे खुद के करीब फील होती है, जिससे उसे एहसास होता है कि ये सपना नहीं, हकीकत है। पर कब तक के लिए? ये सवाल एक बार फिर इस हसीन सपने जैसे पल को जीने से अन्या को रोक रहा था। सुबह का वक्त। रुद्र काफी चैन से सो रहा था। उसके चेहरे पर आज नींद में भी काफी दिलकश मुस्कान छाई हुई थी। तभी नींद में किसी के पास होने के आभास से वो अचानक ही अपनी आंखें खोल देता है और सामने देखकर काफी कठोर आवाज में कहता है, रेहान, ये तुम क्या कर रहे हो? रेहान अचानक रुद्र की आवाज सुनकर डर और हड़बड़ाहट में पीछे हटकर जोर की सांस भरते हुए कहता है, क्या भाई, ऐसे कोई अचानक जगाता है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। रुद्र उठकर बेड पर बैठे हुए रेहान को काफी अजीब नजरों से घूर कर कहता है, ये सेम सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रहे थे अभी? रेहान उसकी बात सुनकर काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है, भाई आपको पता है आज मैंने दुनिया के 8वें अजूबे की खोज की है। उसकी ऐसी फालतू बात सुनकर रुद्र उसे इग्नोर करते हुए बेड से खड़ा होकर कहता है, ठीक। रुद्र का ऐसा फीका रिएक्शन देखकर रेहान बेड पर से जल्दी नीचे उतर जाता है। फिर रुद्र का रास्ता रोककर बच्चों जैसे कहता है, क्या ठीक भाई, आपको नहीं जानना ऐसी क्या चीज है? रुद्र उसे बिना इंटरेस्ट के देख रहा था, लेकिन रेहान उसके सारे भाव को इग्नोर करके काफी एक्साइटेड होते हुए आगे कहता है, अगर नहीं भी जानना तो भी मैं बता कर रहूंगा। ये बोलकर रेहान थोड़ा उसके चेहरे के पास झुककर अपना हाथ उसके होंठों के पास ले जाता है, जिसे देखकर रुद्र अजीब नजरों से उसे देखकर पीछे हटते हुए उखड़े हुए लहजे में कहता है, रेहान ये क्या कर रहे हो, दूर हटो। रेहान अपनी उंगलियों से उसके होंठों को नापकर एक स्माइल का साइन बनाते हुए रुद्र को इशारा करके कहता है, ये। रुद्र उसकी हरकतों को सवालिया निगाहों से देखता है। रेहान खुशी से उस साइन को उसको दिखाते हुए कहता है, ये देखो भाई, ये है दुनिया का 8वां अजूबा, आपकी स्माइल, जिसे शायद आज तक किसी ने ना देखा हो। आपको पता है, जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा कि आप नींद में भी मुस्कुरा रहे हो। मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं जैसे ही आपकी स्माइल के करीब पहुंचा, आपने अपनी आंखें खोल दी। रेहान अपनी उंगलियों से स्माइल साइन बनाकर उसे दिखाते हुए खुशी से कहता है, लेकिन मैंने इसे कैद कर लिया, अब मैं ये बात सबको बताऊंगा। इतना बोलकर वो खुशी से उछलते हुए जाने लगता है। क्या रुद्र और अन्या अपने अपने मन से डर निकालकर एक दूसरे के हो पाएंगे, या डर ही लाएगा उन्हें पास? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेहान अपनी उंगलियों से स्माइल का साइन बनाकर उसे दिखाते हुए खुशी से कहता है, लेकिन मैंने इसे कैद कर लिया, अब मैं ये बात सबको बताऊंगा। इतना बोलकर वो खुशी से उछलते हुए जाने लगता है। रुद्र उसकी बिना सिर पैर की बात सुनकर अपना सिर झटकते हुए जैसे ही आगे बढ़ने को होता है, रेहान वापस से उसके सामने आधा बकता है, जिसे देखकर रुद्र चिढ़ते हुए उस पर फूटने ही वाला होता है कि रेहान जल्दी जल्दी में बोलना शुरू करता है, भाई मुझे पता है आप अभी मुझ पर गुस्सा करने वाले हो, लेकिन उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। फिर सोफे पर रखे कुर्ते की ओर इशारा करते हुए कहता है, भाई भाभी आपके लिए आज के पूजा वाले कपड़े निकाल कर गई है, आप तैयार होकर जल्दी से मंदिर पहुंच जाना। दादाजी और उनके बेटे मंदिर जा चुके हैं, मैं और तवश भी अभी निकल रहे हैं। और रही बात भाभी की, तो वो सुबह सुबह ही चली गई थी
और जाते हुए आपको ये संदेश देने को बोलकर गई है कि आपको मैं उठा दूं, क्योंकि आप कल रात देर से सोए थे, इसलिए भाभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओके बाय, अब मैं भी चलता हूँ। इतना बोलकर रेहान लंबी लंबी सांस लेने लगता है। बेचारे ने रुद्र के गुस्से से बचने के लिए सारी बात एक सांस में जो कह दी थी। वो अपनी बात खत्म करके जैसे ही भागते हुए कमरे से बाहर जाने वाला था कि उसकी कानों में रुद्र की आवाज सुनाई पड़ती है। रेहान। उसके कदम रुक जाते हैं। वो अपनी आंखें मीच कर खुद से कहता है, फंस गया मैं, अब तो बचा लेना भगवान। रेहान जैसे ही भगवान से खुद के लिए सेफ्टी मांगकर मुड़ता है कि उसे बिल्कुल अपने सामने रुद्र दिखाई देता है, जिसे देखकर वो मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ 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 भाई। रुद्र एक नजर बिना भाव के रेहान को घूरता है, फिर आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लेता है। एक पल तो रेहान दंग ही रह जाता है, फिर जब उसे खुद वजह का एहसास होता है तो वो भी रुद्र को कसकर हक कर लेता है। एक पल बाद रुद्र उससे अलग होकर उसके गाल पर हल्का थपथपाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे रेहान। ये सुनकर रेहान की आंखों में नमी छलक आती है। आज उसका जन्मदिन है, ये बात तो वो एक पल के लिए भूल ही गया था। रेहान अपना जन्मदिन नहीं मनाता था, क्योंकि इस दिन से उसकी सिर्फ दर्द की यादें थी। वो किसी का विश भी एक्सेप्ट नहीं करता था, सिवाय परिवार वालों के। और अगर कोई फ्रेंड्स उससे गलती से विश कर दे तो हर पल दूसरों को हंसाने वाले रेहान का उस पल एक अलग ही रूप लोगों को देखने को मिलता था। रेहान रुद्र के विश करने में एक दर्द भरी मुस्कान बिखेरने की कोशिश करते हुए कहता है, थैंक यू भाई। उसका वो दर्द देखकर रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो प्यार से उसके सिर के बाल बिगाड़ते हुए कहता है, तुम मंदिर चलो, मैं आता हूँ। फिर एक कदम चलकर वापस रेहान को देखकर उसकी तरफ कुछ फेंकते हुए कहता है, और शायद जल्दी पहुंचने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चला जाता है। रेहान अपने हाथ में रुद्र की दी हुई चीज को देखकर मुस्कुरा देता है, फिर जल्दी से नीचे जाता है। नीचे तविश, जो कब से उसका वेट कर रहा था, वो झल्लाते हुए कहता है, क्या यार, कहाँ रह गया था, हम लेट हो गए हैं, चल अब जल्दी। इतना बोलते हुए तविश जैसे ही कार की तरफ बढ़ने लगता है तो रेहान उसे रोकते हुए कहता है, चलेंगे गोचू, लेकिन इसमें नहीं, बल्कि इसमें। फिर अपने हाथ में रुद्र की दी हुई चाबी का बटन दबाता है तो दूसरे साइड एक ब्रांड न्यू ब्लू स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। तविश उस कार को देखकर हैरानी से कहता है, OMG यार, ये तो वही कार है जिसे हमने 2 दिन पहले मैगजीन में देखा था। ये अभी एक हफ्ते पहले सिर्फ न्यूयॉर्क में ही लॉन्च हुई है, और तूने कहा था कि तू रुद्र भाई से इस कार के बारे में बोलेगा। तूने बात भी कर ली। वाओ, सुपर्ब। तविश उस कार को देखकर काफी एक्साइटेड हो गया था। रेहान उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए मन में कहता है, मैंने ख्वाहिश जाहिर तो नहीं की, पर फिर भी भाई मेरे कुछ कहने से पहले ही वो पूरा कर देते। लव यू भाई। इतना सोचकर रेहान खुश होते हुए अपने टशन में कार में बैठकर तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। सारा चौहान परिवार मंदिर पहुंच चुका था। ये देवी माँ का पुराना और काफी खूबसूरत मंदिर था। कौशल्या की बरसी की पूजा हर साल यही होती थी। ब्राह्मणों के लिए भोग, गरीबों के लिए दान, ये सारी रस्में यहाँ विधिवत रूप से होती थी। पहले तो हर साल ये सारी तैयारी आकाश जी अपनी निगरानी में खुद करवाते थे, क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं हुआ करता था। पर इस बार वो अपनी सारी जिम्मेदारी अन्य को खुशी खुशी सौंप कर खुद निश्चिंत थे। इस पूजा में कुछ करीबी लोग भी आया करते थे, जैसे रुद्र के दोस्त, दिग्विजय के कुछ खास करीबी लोग। रुद्र भी जियान के साथ जल्दी ही मंदिर पहुंच गया। आते ही सबसे पहले देवी माँ की मूरत और अपनी माँ की तस्वीर के आगे सिर झुकाया, फिर दादाजी के पैर छुए। अभय और शौर्य भी आ चुके थे। सब रुद्र के गले मिलकर उससे बातों में लग गए और पूजा के मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। रुद्र अपनी पैनी नजरों से अपने आसपास देख रहा था। उसने सबको देख लिया था, लेकिन अब तक उसे अन्य कहीं दिखाई नहीं दी थी। वो काफी देर से उसे ही तलाश रहा था, पर वो एक बार भी उसे नहीं दिखी थी। रुद्र बेचारा किसी से उसके बारे में पूछ भी नहीं पा रहा था। अभय उसकी मनोदशा जानकर मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने आसपास खोजने वाले अंदाज में कहता है, यार रुद्र, भाभी कहीं नजर नहीं आ रही, तुमने देखा क्या? रुद्र उसके ऐसे पूछने पर अभय को एक नजर घूर कर कठोर लहजे में कहता है, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तभी शौर्य तपाक से कहता है, पर मैंने देखा है, बेचारी सुबह से पूजा और भोग के कामों में इधर उधर भागी फिर रही है। मैंने कहा भी इतने सारे नौकर हैं, आप उन्हें करने दो, लेकिन नहीं,
वो कहती हैं ये सब खुद करके उन्हें खुशी मिलती है और खुद को कौशल्या माँ के करीब महसूस करती हैं। शौर्य की बात रुद्र काफी ध्यान से सुन रहा था। उसे अन्या की ये लगन देखकर अंदर ही अंदर काफी अच्छा लग रहा था। वो बेचैन नजरों से अन्या की तलाश करते हुए जैसे ही जाने को होता है कि अभय कहता है, लेकिन अभी कहाँ है, कब से नहीं देखा भा। वो इतना ही कहता है कि पीछे से उन्हें एक आवाज आती है, कौन कहाँ है, किसकी बात हो रही है बॉयज। उस आवाज को सुनकर शौर्य और अभय तो पलट कर देखते हैं, पर रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उस आवाज को पहचानता था। सामने समायरा खड़ी थी। आज उसने खुद को काफी डिसेंट दिखने के लिए एक स्लीवलेस व्हाइट एंड क्रीम कलर का सूट पहना था, पर मेकअप में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाथों में व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर्स का बुके लिए वो हल्का मुस्कुरा रही थी। वो खुद की अदाओं के जाल बिछाते हुए उनके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कहती है, किसकी बातें हो रही है यहाँ। शौर्य उसे देखकर कुछ फ्लर्टी अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, अजी आपको देख लिया तो अब बस हमारे दरमियान आप ही की बातें होंगी। उसकी बात सुनकर समायरा खुश होते हुए शर्माने वाले अंदाज में उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, क्या शौर्य, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम और तुम्हारी बातें। इतना बोलकर वो अपनी कामुक निगाहें रुद्र पर डालकर काफी पोलाइट वे में उसे बुक्के देते हुए कहती है, रुद्र कैसे हो, ये फ्लावर्स मैं आंटी के लिए लाई हूँ, उन्हें ट्यूलिप बहुत पसंद थे ना। रुद्र समायरा की बात सुनकर उन फूलों को लेकर एक नजर उन्हें देखता है। ये फूल उसकी माँ के पसंदीदा फूलों में से एक था। ये देखकर उसकी आंखों के सामने यादों का मेला आ जाता है, जब वो और उसकी माँ ऐसे ही ट्यूलिप फ्लावर के गार्डन के बीच खेला करते थे। बचपन के वो माँ के आंचल में बिताए सुकून के पल रुद्र को अलग ही दुनिया में ले जाते थे। उन यादों को याद करके रुद्र कुछ इमोशनल हो गया, लेकिन जल्द ही खुद पर काबू करके काफी शांत लहजे में कहता है, थैंक्स फॉर फ्लावर समायरा। समायरा रुद्र के मुंह से ये सुनकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाती है। आखिर उसका प्लान कामयाब हो गया। रुद्र का अटेंशन उसे इसी बहाने मिल गया। वो अपनी अदाओं के जाल फेंकते हुए कहती है, इट्स माय प्लेजर रुद्र, वैसे भी हम दोस्त है ना, तो ये तो काफी नॉर्मल सी बात है। रुद्र उसकी बात सुनकर कुछ कहने के लिए जैसे ही समायरा को देखता है, उसकी नजर थम सी गई। उसका दिल अपने नॉर्मल ताल से कुछ ज्यादा ही थिरकने लगा और उसके खामोश आंखों में एक साथ काफी जज्बात से उमड़ने लगे। समायरा जो रुद्र को ही देख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखकर फूले नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि ये आंखें आज उसकी खूबसूरती में खो सी गई और रुद्र उसे ही प्यार भरी नजरों से देख रहा है। पर उसकी ये खुशी 2 पल में ही टूट सी गई, क्योंकि उसे रुद्र की निगाहें खुद की जगह उसके पीछे बढ़ती नजर आ रही थी। ये देखकर समायरा असमंजस में जब रुद्र की निगाहों को फॉलो करते हुए पीछे मुड़कर देखती है, तो उसके तन बदन में जैसे आग सी लग जाती है। रुद्र की निगाहें जिसे निहार रही थी वो और कोई नहीं, अन्या थी। आज अन्या ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें रेड बॉर्डर था, साथ ही क्रीम कलर का 3/4 का ब्लाउज पहना था। हाथों में लाई की चूड़ियों के साथ वही कौशल्या जी के कंगन पहने थे और कानों में वही लंबे झुमके पहने थे जो कल आकाश जी ने दिए थे। गले में सिर्फ रुद्र के नाम का मंगलसूत्र पहना था और खुले लंबे बालों में रुद्र के नाम का हल्का सिंदूर लगाया था। आज उसकी सादगी में भी चौहान परिवार की बहू होने का रुतबा और उसके खुद के अंदर की शीतलता साफ साफ झलक रही थी। रुद्र तो बस आज उसमें डूब सा जाना चाहता था। अन्या अपने कामों में काफी व्यस्त थी, पर उसकी भी निगाहें 2 पल के लिए रुद्र पर जैसे ठहर सी गई। रुद्र ने भी आज अन्या की पसंद का क्रीम कलर का कुर्ता और पजामा पहना था। उसका कुर्ता और अन्या की साड़ी खुद में मैच कर रही थी। वो था तो काफी हैंडसम, पर आज वो भी सादगी भरे लुक में एक अलग ही पहचान छोड़ रहा था। जब दोनों की नजर आपस में मिली तो दोनों के दिल एक दूसरे की आंखों में डूबकर एक साथ धड़क उठे, जैसे एक दूसरे से कुछ कह रहे हो। तभी एक स्टाफ के बुलाने पर अन्या का ध्यान टूटा और वो वहां से जल्दी से चली गई और रुद्र के दिल की बात अधूरी सी रह गई। समायरा जो इन आंखों में खोई दोनों के जज्बात देखकर उबल सी गई थी, उसके टोकने पर भी रुद्र ने उसे पूरा इग्नोर कर दिया। वो अपनी इस नाकामी और गुस्से को लेकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। पंडित जी के बुलाने पर सब पूजा वाली जगह पर जाने लगे, लेकिन जहां सबके कदम आगे बढ़ रहे थे वहीं किसी के कदम सबके विपरीत पीछे हट रहे थे। ये और कोई नहीं, रेहान था।
वो वहां से हटकर मंदिर के बिल्कुल अंतिम छोर के एक पेड़ के नीचे जाकर अकेला बैठ जाता है और खामोशी से अपने हाथ में पकड़े एक लॉकेट को देखने लगता है। ये कौशल्या जी का लॉकेट था जो रेहान के जन्म के बाद उन्होंने अपने अंतिम समय में उसको दिया था। रेहान अपनी माँ के उस दर्द में रोना तो बहुत चाहता था, लेकिन इतने सालों में उसके अंदर के वो आंसू जैसे सूख चुके थे। जन्म देते ही उसकी माँ उससे छीन ली गई और पिता ने भी कभी बेटा कहकर उसके माथे पर हाथ नहीं फेरा। रेहान पूजा में नहीं जाता था क्योंकि शुरुआत से उस नफरत के बीज ने आकाश जी को अंदर से रेहान के प्रति इतना कठोर कर दिया कि उन्होंने रेहान को कभी उस पूजा में शामिल तक नहीं होने दिया। रेहान इन 25 सालों से वही मंदिर के कोने में बैठकर अपनी माँ के लिए पूजा करता था। रेहान हर साल की भांति वहीं बैठा था और अपनी माँ के उस लॉकेट को देख ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेहान उस हाथ के स्पर्श को महसूस करके अपनी खाली पड़ी निगाहें उठाकर जैसे ही सामने देखता है, किसने रखा है रेहान के कंधे पर हाथ? आखिर कब तक आकाश जी रेहान को उस गलती की सजा देते रहेंगे जो उसने की ही नहीं है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेहान हर साल की भांति वही मंदिर के कोने में बैठा अपनी माँ के उस लॉकेट को देख रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेहान उस हाथ के स्पर्श को महसूस करके अपनी निगाहें उठाकर जैसे ही सामने देखता है तो एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी छा जाती है, लेकिन अगले ही पल रेहान उठते हुए काफी शांत लहजे में कहता है, अब क्या मैं यहाँ भी नहीं बैठ सकता? क्या इसमें भी आपको प्रॉब्लम है? अगर है तो मैं चला जाता हूँ, मुझे आज किसी तरह की रुसवाई नहीं चाहिए। इतना बोलकर रेहान जैसे ही जाने लगा कि आकाश जी ने उसका हाथ थाम लिया। रेहान को आज उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव देख काफी हैरानी हुई। आज तक तो उन्होंने कभी रेहान को आंख उठाकर तक नहीं देखा था, तो इस कदर रोकना तो दूर की बात थी। रेहान हैरानी से पीछे मुड़ अपने हाथ को देखता है, फिर आकाश जी को देखता है जो उससे वहीं अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, बैठो मेरे पास, मुझे आज तुमसे कुछ कहना है और कुछ बताना भी है। रेहान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आकाश जी का आज ऐसे इतना नॉर्मल भाव देखना उसके लिए काफी आश्चर्यजनक था। रेहान भी बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी बात मानकर वहीं उनसे कुछ दूरी बनाकर बैठ जाता है। आकाश जी फिर सामने देखते हुए अपनी बात कहना शुरू करते हैं, मैं अपनी कौशल्या से बहुत प्यार करता था और करता रहूंगा। मेरी नजर जब से उन पर पड़ी, मैंने तब से ही उन्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा मोड़ भी आएगा जब वो मुझे इस कदर अकेले छोड़कर चली जाएंगी। शायद उनसे दूरी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सब ठीक चल रहा था, मैं, तुम्हारी माँ, रुद्र, सब अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। मुझे तो जैसे सब कुछ मिल चुका था, लेकिन तुम्हारे आने से कुछ महीने पहले तुम्हारी माँ अचानक ही कुछ बीमार सी हो गई। उस बीमारी में उनके बच्चे दानी को काफी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गई थी। आकाश जी थोड़ा रुककर आगे कहते हैं, ये बात कौशल्या ने मुझसे और हम सब से छुपा कर रखी थी। फिर कुछ महीनों में तुम्हारे आने का संदेश हम सबको मिला, जिससे हम सब भी उतने ही खुश हुए जितना हम रुद्र के समय हुए थे। तुम हमारे लिए वैसे ही मायने रखते थे। कौशल्या ने वो सब तैयारी शुरू कर दी जो वो रुद्र के आने के वक्त करती थी, और शायद उससे भी ज्यादा। सब ठीक चल रहा था, पर तुम्हारी माँ अंदर से ठीक नहीं थी। वो काफी कमजोर और बीमार रहने लगी थी, और मुझे भी इस बात की काफी फिक्र होने लगी थी। मैं जब भी उन्हें डॉक्टर का कहता तो वो मेरी बात हंसकर टाल देती। शायद वो डरती थी उस बात से जिसे वो सुनना नहीं चाहती थी। आकाश जी आगे कहते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ अचानक बेहोश हो गई, जिसकी वजह से हम सब टेंशन में उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां हमें पता चला कि उनकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशन है और उनके बच्चेदानी बच्चे को कैरी करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि हम तुम्हें अबॉर्ट कर दें, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें या तुम्हारी माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। हम सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। हम सब के लिए वो घड़ी काफी मुश्किल थी, लेकिन तुम्हारी माँ की जान के आगे हमने डॉक्टर का कहना मान लिया। पर इस बात से कौशल्या बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने जैसे जिद ठान ली थी कि वो तुम्हें जन्म देगी, वो अपने बच्चे से जीने का हक नहीं छीनेगी। हमने बहुत समझाया, पर कौशल्या ने हमारी एक नहीं सुनी।
वो अपनी जिद पर अड़ी रही तो अपनी बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने तुम्हारी माँ की रिपोर्ट देख एक उम्मीद दी कि अगर कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ और साथ ही वो प्रॉपर रेस्ट करें तो दोनों के बचने के चांसेस हैं। फिर आकाश जी थोड़ा रुक कर कहते हैं, हमें एक उम्मीद दिखी तो हमने वैसे ही किया। 8वां महीना शुरू होने तक तुम्हारी माँ काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। हम सब काफी खुश थे और बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं उन दिनों कौशल्या को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन अचानक एक बोर्ड मीटिंग के सिलसिले में मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। उस वक्त पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर कौशल्या ने मुझे भरोसा दिलाया और काफी समझाया। तब मैं भी हालातों को देखकर चला गया। फिर आई वो काली रात जो मुझसे मेरी कौशल्या, पापा से उनकी बेटी जैसे बहू और तुमसे और रुद्र से उनकी मां छीन कर ले गई। आकाश जी चिंतित होकर फिर आगे कहते हैं, उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। तूफान और बारिश का ऐसा मेल था कि सब बहाकर अपने साथ ले जाने को तत्पर था। पापा भी हॉस्पिटल गए अपने चेकअप के लिए, लेकिन बारिश और तूफान के कारण घर नहीं आ पाए थे। कौशल्या और रुद्र ही सिर्फ घर में थे। तभी अचानक ही कौशल्या के पेट में असहनीय दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसे अकेले ही रुद्र और ड्राइवर के साथ उस बारिश में हॉस्पिटल के लिए अकेले निकलना पड़ा। उस घड़ी रुद्र छोटा जरूर था, लेकिन अपनी माँ के प्रति काफी जिम्मेदार था, इसीलिए वो भी अपनी माँ की फिक्र में उनके साथ था। मुझे भी इस बात की खबर मिल चुकी थी, लेकिन तूफान आने की वजह से मुंबई की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं कौशल्या के पास पहुंच सकूं। वहीं बीतते वक्त के साथ कौशल्या का दर्द बढ़ने लगा और साथ ही बारिश और तूफान का ये संगम उन्हें हॉस्पिटल जाने से रोक रहा था। रोड पर पानी भर चुका था और सारी रोड्स ब्लॉक हो चुके थे। कौशल्या उस दर्द में बीच मझधार में फंस चुकी थी। वो पल पल खुद से ज्यादा सिर्फ तुम्हारे जीवन की फिक्र में थी। ये बताते हुए आकाश जी की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो रेहान से आगे बताते हुए कहते हैं, पूरे 7 घंटे कौशल्या ने उस असहनीय दर्द में बिताए, पर जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब उनकी सांसें धीमी हो चुकी थी। उनका खून भी काफी बह चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनका तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला लिया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि दोनों को बचाना काफी मुश्किल है, जिसे सुन मेरी दुनिया ही रुक सी गई। मैं भी किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच गया था और बस तुम दोनों की सलामती की दुआएं मांग रहा था। वो पल मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल और नाजुक थे। सच कहूं तो मैं भगवान से तुमसे ज्यादा अपनी कौशल्या के जीवन की भीख मांग रहा था। उस वक्त मैं एक स्वार्थी पति बनकर सिर्फ अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वहीं मेरी कौशल्या अब भी सिर्फ एक माँ थी। वो अपनी उखड़ती सांसों में बस डॉक्टर से यही कह रही थी कि वो उनकी जगह सिर्फ बच्चे को बचा ले। वो अपने बच्चे की मौत पर अपनी जिंदगी नहीं चाहती थी, और शायद भगवान को मेरी भक्ति से ज्यादा एक माँ की ममता पर दया आ गई। उन्होंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मेरी कौशल्या को अपने पास बुला लिया। इतना कहते हुए आकाश जी काफी हताश हो गए थे। वो हिम्मत जुटाते हुए आगे कहते हैं, मेरी कौशल्या हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। उसकी ममता की जीत हुई और मेरे प्यार की हार। जब ये बात मुझे डॉक्टर ने बताई तो एक पल मानो मेरी दुनिया ही रुक सी गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कौशल्या मेरे साथ जीने और हर कदम पर साथ चलने के वादे को तोड़कर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस पल मैंने खुद के जीने की आस छोड़ दी थी। जब डॉक्टर तुम्हें लेकर मेरे पास आए थे और मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तो तुम में मुझे अपनी हार दिख रही थी। मुझे बस ये दिख रहा था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से कौशल्या मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम नहीं होते तो मेरी कौशल्या मेरे साथ होती, मेरे पास होती। तुम्हारा वो चेहरा मुझे बस मेरी कौशल्या के दर्द की वजह दिख रहा था। वो मेरे अंदर एक गुस्सा था जो नफरत का रूप लिए बैठा था। अगर कौशल्या ने मेरी बात पहले मानकर तुम्हें इस दुनिया में लाने की जिद छोड़ दी होती तो आज वो मेरे साथ होती। यही सब सोच सोच कर मैं अंदर से टूट चुका था और अपने हर दर्द और तकलीफ की वजह तुम्हें मान बैठा था, क्योंकि तुम्हारे आने से तो मेरी हर खुशी दुखों के रंग में रंग चुकी थी। ये बोलते हुए आकाश जी का गला रूंध गया। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। वही रेहान भी उनके बगल में बैठा ये सारी बात सुनकर टूट रहा था। उसकी आंखों में भी आज वो सारे दर्द आंसू में बदल रहे थे। उसके जहन में बस एक बात चल रही थी कि क्या वो सच में अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार है? क्या वो सच में इतना अभागा है कि वो अपनी माँ की मौत की वजह बन गया?
ये सारे सवाल रेहान के अंदर मानो एक खंजर की भांति चुभ रहे थे। आकाश जी की हर नफरत की वजह खुद को पाकर उसे काफी तकलीफ हो रही थी। दोनों बाप बेटे कुछ पल ऐसे ही आंसुओं में बिताते हैं। फिर आकाश जी खुद को संभाल कर रेहान की तरफ अपनी डबडबाई निगाहें डालकर देखते हैं। रेहान अपना सिर झुकाए बस चुपचाप बैठा था। आकाश जी थोड़ा खिसक कर उसके पास आते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, अपने दुख के विराग में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपनी हर खुशी अपने हाथों से तबाह कर दी। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि सबको अपने दुखों का कारण बना लिया। यहाँ तक कि मैंने रुद्र को भी खुद से अलग करके बाप के होते हुए भी बेसहारा इस अनजान दुनिया में लड़ने के लिए धकेल दिया। इतना बोलकर आकाश जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और रेहान के हाथों को अपने हाथ में थाम कर उसे पकड़कर देखते हुए कहते हैं, जिस हाथ को मुझे 25 साल पहले थाम कर चलना सिखाना था, मैंने उसे अपने गुस्से में और नफरत में बेसहारा छोड़ दिया। ये बोलकर आकाश जी रेहान का हाथ अपने माथे से लगाकर भारी गले से कहते हैं, मुझे माफ कर दो रेहान, मैंने अपनी नादानी में तुम्हें दोषी ठहरा दिया, जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं कौशल्या की हर यादों को निर्जीव वस्तु में तलाशने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनके सबसे बड़े स्वरूप को ही नहीं पहचान पाया। मेरी कौशल्या की असल में सबसे बड़ी निशानी तो मेरे पास तुम और रुद्र हो, लेकिन मैं अंधा इस बात को समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो बेटा, अपने इस अभागे पिता को माफ कर दो। चाहे तो तुम उन 25 सालों की कड़वी बातों के जितने भी बोल हैं वो दुगने मुझे सुना दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं शिकायत भी नहीं करूंगा। बस अपने पिता को माफ कर दो बेटा। बहुत साल मैंने उस दर्द में बिताए हैं, लेकिन अब मैं वो खुशियों में जीना चाहता हूँ जो मेरी कौशल्या की निशानी में। हो सके तो मुझे यह हक दे दो और मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर आकाश टूट कर बहने लगते हैं। आज उनके 25 साल का गुबार निकल रहा था। वहीं रेहान भी उनकी बात सुनकर अंदर से टूट कर बह रहा था। उसके भी आंसू आज बहकर सारी पुरानी दर्द भरी यादों को धो रहे थे। आकाश जी को माफी मांगते देख और खुद के लिए उनके मुंह से बेटा सुन रेहान अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया और झट से उनके सीने से लग गया। रेहान की तो बस यही तमन्ना थी कि उसके पिता उससे नफरत ना करे, उसे प्यार के तो बोल बोले, और आज उसके सपने हकीकत में सच होते नजर आ रहे थे। रेहान अपने दिल का गुबार निकालकर बच्चों के जैसे सुबकते हुए कहता है, I miss you, Dad. I miss you. आकाश जी भी अपने बेटे को सीने से लगाकर एक सुकून पाते हैं। फिर उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, सॉरी बेटा, मेरी नादानी में तुम्हें ऐसे दिन देखने पड़े, सॉरी। फिर अपने मन में आकाश जी कहते हैं, मुझे माफ करना कौशल्या, तुमसे प्यार करने का दावा करता रहा और तुम्हारे प्यार से भी अनमोल निशानी को संभाल नहीं पाया। तुमने तो मुझ पर विश्वास करके अपनी जिंदगी से खेलकर अपनी निशानी को जन्म दिया था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं संभाल लूंगा, पर मैं नाकाम रहा। मुझे माफ कर देना कौशल्या। आखिर मिट रही है बाप बेटे के बीच की दूरियां और आकाश जी को अपनी गलती हुई है रियलाइज। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। आज बाप बेटे के बीच का ये मिलन सबसे अनमोल था। जहाँ पिता अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था, तो बेटा उनकी गलती की जगह अपने दिल की खुशी व्यक्त कर रहा था। इस पल में दुनिया उस अनमोल रिश्ते को देख रही थी जो बाहर से कितना भी कठोर हो, पर अंदर से उतना ही विनम्र और प्यारा था। वहीं कुछ दूरी पर खड़े दो लोगों की आंखें भी इस मिलन को देखकर नम हो गई। वो और कोई नहीं, दिग्विजय जी और रुद्र थे। वो दोनों तो रेहान को देखने आए थे, उसका सहारा बनकर उसे हिम्मत देने आ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा तो उसे मिल गया था। दिग्विजय जी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे थे। दोनों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्हें कभी ये पल भी देखने को नसीब होंगे। उन्होंने तो इस चीज की मानो आशा ही छोड़ दी थी। रुद्र दिग्विजय जी को सहारा दिए खड़ा था। ये उसके लिए भी काफी अनमोल पल था। आज उसका भी वो कठोर दिल मानो अंदर से पिघल गया था। दिग्विजय जी रुद्र को देखकर आंखों में नमी और मुस्कान लिए उसे वापस चलने का इशारा करते हैं। रुद्र भी एक नजर सामने देखकर हाँ में सर हिलाकर अपनी नमी साफ करके
दिग्विजय जी को साथ लिए चल देता है। आकाश जी कुछ पल में रेहान से अलग होकर उसके चेहरे को थाम लेते हैं, फिर उसके माथे पर चूम कर प्यार से कहते हैं, बाकी शिकायतें हम बाद में करेंगे, अभी चलो, तुम्हारी माँ की पूजा का वक्त हो रहा है और उन्हें देर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बोल आकाश जी मुस्कुरा देते हैं। रेहान भी उन्हें देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। फिर दोनों साथ में खड़े होकर जाने लगते हैं। आज आकाश जी ने अपने बेटे का हाथ कसकर थाम लिया था और उसे अपने साथ ले जा रहे थे। रेहान तो बस देखता ही रह गया। ये उसकी जिंदगी के खुशी के पल थे या आंसू के, उसे समझ नहीं आ रहा था। आकाश जी रेहान का हाथ थामकर उसे अपने साथ पूजा वाले स्थान पर ले जाते हैं। उन्हें ऐसे साथ देखकर बाकी सबके तो होश ही उड़ जाते हैं। तविश को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रेहान को खुद आकाश जी अपने साथ पूजा में लेकर आ रहे हैं। फिर जब यकीन हुआ तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अभय रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर उसे इस बात के होने का यकीन दिलाते हुए अपनी खुशी जाहिर करता है। रुद्र के भावहीन चेहरे पर भी आज एक सुकून दिखाई दे रहा था। दिग्विजय जी भी आज बहुत खुश थे। आकाश जी रेहान को अपने पास बैठाते हैं, तभी वहां अन्या हाथ में भोग लेकर आती है। जब उसने आकाश जी को रेहान के साथ इतना नॉर्मल व्यवहार करते देखा तो उसे भी काफी खुशी हुई। आकाश जी अन्या को देख रेहान का हाथ कस कर पकड़ लेते हैं और उसे दिखाते हुए इशारे में कहते हैं, थैंक यू बेटा। अन्या उनका इशारा समझकर मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका देती है। रेहान ने जब अन्या को देखा तो वो समझ गया कि ये जादू की छड़ी भी उसकी भाभी ने ही घुमाई है, जिससे उसकी जिंदगी रोशनी से भर गई है। उसकी आंखों में अन्या को देखकर नमी छा गई। अन्या जहां खड़ी थी वहां से जस्ट पीछे रेहान को अपनी माँ की तस्वीर दिखाई दे रही थी और कहीं ना कहीं आज उसे अन्या में अपनी माँ की छवि दिखाई दे रही थी। वहीं दिग्विजय जी भी आज कुछ भावुक हो गए थे। वो कौशल्या जी की तस्वीर को देख मन में कहते हैं, आज मुझे अपने रुद्र की शादी अन्या से करने के फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने तुम्हारे रुद्र के लिए बिल्कुल तुम्हारा रूप ढूंढा है, जिसे रिश्ते तोड़ने से ज्यादा जोड़ने पर विश्वास है। मुझे विश्वास था कि जो काम इतने सालों में हम नहीं कर पाए वो एक दिन अन्या जरूर कर दिखाएगी। अन्या रेहान और आकाश जी को साथ देकर काफी खुश थी। उसे वो पल याद आते हैं जब उसने आकाश को समझाया था, जब उनकी गलती का उन्हें एहसास कराया था। फ्लैशबैक। अन्या रात को जब आकाश जी के कमरे में कुछ गिरने की आवाज सुनकर उनके कमरे में जाती है तो वो अंदर का नजारा देख एक पल के लिए कंफ्यूज होते हुए कहती है, डैड, ये आप क्या कर रहे हैं इतनी रात को? अंदर आकाश जी का कमरा कुछ बिखरा हुआ था। चारों तरफ सामान फैला हुआ था। देखने से सब कौशल्या जी का ही लग रहा था। उनकी साड़ी, जेवर, उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज आकाश जी के आसपास बिखरी हुई थी। आकाश जी अन्या की आवाज सुनकर उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? अन्या अंदर आते हुए अपने पैरों के पास पड़े सामान को ठीक से उठाकर साइड में रखते हुए कहती है, सोने ही जा रही थी डैड, लेकिन आपने ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? ये माँ की चीजों को ऐसे क्यों बिखेर रखा है? आकाश जी अन्या की बात सुनकर एक नजर अपने आसपास देखते हैं, फिर अपने सिर को हल्का खुजाते हुए चिंता में कहते हैं, ओह शिट बेटा, मैंने तो जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने सारे सामान को कुछ ज्यादा ही बिखेर दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी समेट लूंगा। इतना बोलकर वो चीजें साइड करके उन्हें ठीक से जमाने लगते हैं। अन्या भी उनकी मदद करते हुए कहती है, वैसे डैड, आपने इतनी रात को माँ की चीजें ऐसे क्यों बिखेरी थी? उसकी बात सुनकर आकाश जी हंसते हुए कपड़े अलमारी में जमाते हुए कहते हैं, अरे बेटा, मैंने बिखेरा नहीं था, मैं तो सफाई करने के लिए सब चीजें निकाल रहा था। वो क्या है ना, तुम्हारी सास को साफ सफाई काफी पसंद थी और वो अपनी हर चीज को काफी सलीके से और साफ सुथरे तरीके से रखना पसंद करती थी। इसीलिए मैं रोज तो नहीं पर हर खास दिन पर उनकी चीजों को साफ करता हूँ और फिर ठीक से रखता हूँ। इन सब में मैं उन्हें खुद के और करीब महसूस करता हूँ। अन्या उनका कौशल्या जी के प्रति प्रेम देख मुस्कुराने लगती है, फिर उनकी मदद करते हुए प्रेम भाव से कहती है, ठीक है, लाइए डैड, आज मैं भी आपकी मदद करती हूँ।
इसी बहाने मुझे भी माँ से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। आकाश जी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल, उसे भी तुम्हारी जैसी बेटी से जुड़कर खुशी ही होती है। इतना बोलकर आकाश जी और अन्या अपने अपने कामों में लग गए। आकाश जी काफी खुशी से अन्या को एक एक चीज के पीछे छुपी स्टोरी शेयर कर रहे थे। अन्या सारी बात जानकर मुस्कुरा रही थी। तभी अन्या का ध्यान उन 2 बॉक्स पर जाता है जिसमें एक पर रुद्र लिखा था और दूसरा बेनाम था। आकाश जी का ध्यान न देख अन्या धीरे से उस बॉक्स को छूती है, पर इस बीच वो बॉक्स से ढक्कन साइड हट जाते हैं। अन्या देखती है कि दोनों बॉक्स में बच्चों के खिलौने, कपड़े और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट रैप किए हुए रखे थे, वो भी बिल्कुल एक जैसे। ये सब देखकर अन्या के दिल में कुछ सवाल उठते हैं। अन्या वापस से उस बॉक्स को बंद करके आकाश जी के पास आती है, जो काफी जतन से कुछ अलग अलग आकार की चीजों को साफ कर रहे थे। अन्या आकाश जी के चेहरे की खुशी उन चीजों में देख कुछ सोचते हुए उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर खुद भी उन्हें साफ करते हुए काफी गहरी आवाज में कहती है, डैड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आकाश जी अन्या की तरफ एक नजर देखकर खुशी से उन चीजों को साफ करते हुए कहते हैं, अरे बेटा, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी बेझिझक हमसे पूछ सकती हैं। हमने कहने के लिए थोड़े ही आपको बेटी माना है। आप हमारी बेटी हो, पूछो क्या पूछना है। अन्या उनकी बात सुन चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए पूछती है, डैड, आप माँ से बहुत प्यार करते थे ना? अन्या के ऐसे पूछने पर आकाश जी असमंजस में उसे देखकर कहते हैं, ये कैसा सवाल हुआ बेटा? ये कोई पूछने की बात है? मेरी तो हर सांस में कौशल्या बसती है। अन्या उनकी बात सुनकर आगे कहती है, तो फिर आप माँ से जुड़ी हर चीज से प्यार करते होंगे? मेरा मतलब उनकी हर निशानी से। आकाश जी उन चीजों को साफ करते हुए एक ठंडी आह भरते हुए कहते हैं, हाँ, ये तो है। तभी तो मैंने इतने सालों से उनकी हर चीज संभाल कर रखी है। उनकी हर वस्तु जो मेरे पास आखिरी निशानी के रूप में बची है, मैंने उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत में रखा है। अन्या उनका जवाब सुन तपाक से कहती है, तो फिर उनकी सबसे अनमोल निशानी को आपने खुद से कैसे दूर कर दिया? अन्या के बोलने पर आकाश जी के चलते हाथ रुक गए। वो असमंजस में अन्या को देख कहते हैं, सबसे अनमोल निशानी? अन्या थोड़ा आगे बढ़कर आकाश जी के हाथ पर अपना हाथ रख एक तसल्ली से कहती है, हाँ डैड, सबसे अनमोल निशानी, जिसके आगे ये निर्जीव वस्तु का भी शायद कोई मोल ना हो जो आपके पास है, पर आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। डैड, मैं आपकी और माँ की सबसे बड़ी निशानी आपके बच्चे रेहान की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ डैड, आप उनसे नफरत नहीं करते, बस अपने अंदर के गुस्से और गिल्ट को नफरत का नाम दे रखा है। अगर आप सच में उनसे नफरत करते तो उनकी वो बचपन की निशानी माँ की निशानी के साथ यूं संभाल कर नहीं रखते। इतना बोलकर अन्या एक पल आकाश जी को देखती है, जो अन्या के सच्चे अल्फाज सुनकर अपनी सोच में गुम थे। अन्या आगे बढ़कर उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर समझाते हुए कहती है, डैड, मैं जानती हूँ आप माँ से बहुत प्यार करते हैं, और तो और अब तक आपने उनकी हर निशानी संभाल कर रखी है, पर आपने ये कभी नहीं सोचा कि माँ को कैसा लगता होगा ये देखकर कि आप उनकी असल निशानी को ही खुद से दूर कर बैठे हैं। वो जाते वक्त भी एक माँ बनकर अपने बच्चे की जिंदगी के लिए लड़ी, और पत्नी बनकर आप पर भरोसा करके अपनी निशानी आपके हवाले कर गई कि अगर वो नहीं भी हो तब भी उनके पिता उनका हाथ थामने के लिए हैं उनके पास। अब भी देर नहीं हुई है डैड। जिस हाथों को आपने 25 साल पहले छोड़ दिया, एक बार दोबारा उसे थाम लीजिए। पछतावे और माफी से बड़ी कोई चीज नहीं होती गलती सुधारने के लिए। मेरी बात का बुरा लगे तो इसके लिए मुझे माफ करिएगा डैड। शायद बेटी बनकर ज्यादा बोल गई, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। इतना बोलकर अन्या दोबारा आकाश जी को देखने लगती है, जो अपनी ही सोच में गुम, गुस्सा, गिल्ट, नफरत और दर्द जैसे अनगिनत भावों से घिरे हुए थे। अन्या 2 पल उन्हें देखकर वहां से चली जाती है। वो जानती थी कि इतनी आसानी से सब नहीं ठीक होगा, लेकिन वो अपनी तरफ से बस एक कोशिश करना चाहती थी, जो आज उसने कर दी थी। पर इसके आगे आकाश जी का ही फैसला होगा। फ्लैशबैक एंड। यही सब सोचकर एक बार मन में भगवान से थैंक यू कहती है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं गई।
और सब ठीक भी हो गया। तभी अन्या के कानों में पंडित जी की आवाज आती है। पंडित जी सारे सामान को व्यवस्थित करते हुए अन्या से कहते हैं, बिटिया यहाँ गंगा जल और दूध का पात्र नहीं है। अन्या ये सुनकर आसपास देखते हुए जल्दी से कहती है, जी पंडित जी, पीछे वाले पूजा के स्थान में रखे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोल अन्या तुरंत वहां से निकल गई। वो जल्दी से सामान लेकर वापस आ ही रही थी कि तभी उसके पाँव में पत्थर लगने की वजह से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। अन्या अपने पाँव को उठाकर देखती है, फिर जल्दी से थाली नीचे रखकर अपने पाँव से कंकड़ साफ कर जैसे ही उठने को होती है कि अचानक उसके माथे और चेहरे के ऊपर पानी की धारा गिरने लगती है। किसने डाला है अन्या के चेहरे पर पानी, और क्या होगा जब ये चौहान परिवार को पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।